हम्म, नमस्कार। ठेठ पलामू के लाइव सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज बतकही का हमारा चौथा एपिसोड है और बहुत ही रीजन बहुत बहुत सारे रीजन से ये बहुत खास एपिसोड है। तो आज का जो हमारा एपिसोड है ये खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे धरा के कुछ अद्भुत दो पत्रकारों से। और अब हमारे पास साथ हमारे दोनों गेस्ट आज के जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, प्रभात जी और अविनाश जी। अ, और दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। क्या आप में से लोग कितने लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 1892 को पलामू एक जिले के रूप में दर्ज किया गया था? या फिर आप लोगों में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि डाल्टनगंज को कभी हम बिजराबाग कहते हैं? फिर एक समय था जब हम डाल्टनगंज को बिजराबाग कहते थे। या फिर आप लोगों में से कितने लोग को इस बात का पता है कि जो हमारे गणेश लाल अग्रवाल जी थे हमारे शहर के, उनको पलामू का मालवीय क्यों कहा जाता है? यदि देखा जाए तो शौर्य, सौंदर्य और समस्या, इसका संगम है पलामू। और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर को हम तक पहुंचाने वाले अकूत ज्ञान और सशक्त कलम के स्वामी हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार विंदों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊं प्रभात सुमन जी से। आप नमस्कार। 1994 से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। आपने अपने करियर की शुरुआत पलामू के प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल से आपने शुरुआत की। अभी आप अमर उजाला नोएडा में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने पलामू के बारे में बहुत शोध किया है और कुछ बहुत अनोखे तथ्यों को हम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात जी। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं इस समय में, अविनाश सिंह जी। आप वर्ष नमस्कार। 2000 से आप वर्ष 2000 से सक्रिय पत्रकारिता में हैं। आपने प्रभात खबर से ही अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में आप चैनपुर प्रखंड के रिपोर्टर थे। वर्तमान में आप प्रभात खबर के पलामू ब्यूरो के रूप में आप अपना सेवा दे रहे हैं। आप बहुत ही निकट से पलामू को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और एक बात जो आप दोनों में समान है वो ये है कि पलामू में आपका हृदय वास करता है, अगर मैं सही कहूँ तो। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का कि आपने आज हमें समय दिया। बहुत नमस्कार करता हूँ आप दोनों को मैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा पलामू की। तो पहला प्रश्न मेरा यह है कि पलामू में ऐसा क्या है जो सदैव आपको या किसी को भी आकर्षित करता है? और सबसे पहले मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा अविनाश जी से। देखिए अभिषेक जी, आपका धन्यवाद जोड़ने के लिए। ठेठ पलामू पेज में आपने प्रभात भैया के साथ हमको जोड़ा, जो कि प्रभात भैया के बारे में बताएं कि अभी पलामू के बारे में कुछ अनछुए पहलुओं को उन्होंने सामने लाया। पलामू की जी, खूबियों को लगातार रखने का काम कर रहे हैं। जी, इनसे जानने समझने का ज़्यादा अवसर मिलेगा आज ठेठ पलामू के पेज से। जी, तो पलामू में बहुत कुछ है जो आपको जानने समझने से लगेगा। जैसे बड़े साहित्यकारों की दृष्टि से भी देखिए तो पलामू को भारत कहा गया, कि भारत को देखना अगर है पूरे तो आप पलामू को देखें। तो जी, पलामू में प्रतिभा की भी कमी नहीं रही, और यहाँ खास तौर पे अभाव में भी कुछ करने का भाव जो है वो सबसे अलग करता है पलामू को। वाह क्या पलामू बात है। में अभाव भी है, रहा है, लेकिन भाव की कभी कमी नहीं रही शुरुआती दौर से भी। और वाह। यही कारण है कि पलामू आज भी विशिष्ट स्थान रखता है। भले ही सरकार की दृष्टि में देश के 115 कांची जिलों में शामिल है पलामू, जी, लेकिन आप शुरुआती दौर से देखें तो पलामू जी, लगातार बेहतर करने के लिए जाना जाता रहा है देश के स्तर में। ये अलग बात है कि इतिहास में उसको पलामू को अपेक्षित स्थान नहीं मिला, लेकिन जी, पलामू में सब कुछ है जो आपको यहाँ रहने और यहाँ इसके आकर्षण में खींचने में सफल है। वाह। और
बेहतर तरीके से बहुत आपको बहुत प्रभात भैया से हम लोग को सुनना चाहिए, जरूर क्योंकि जरूर पलामू के जरूर। संदर्भ में उनकी जानकारी। जी, तो अब हम चलते हैं प्रभात जी से पूछते हैं। हमारा प्रश्न वही है कि आखिर क्या है जो लोगों को पलामू सदैव आकर्षित करता है और आपको क्यों करता है? सबसे पहले ठेठ पलामू के पेज पे इस प्रोग्राम के लाइव देख रहे लोग के नमस्कार। हम शुरुआत पलामुआ से ही है कहे कारण से करत थी कि लोग ई मत कहे लगे कि देखा प्रभात मिश्रा दिल्ली में बैठल बड़े तो पलामुआ बुला गए बड़े। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो बाद में हाँ। हम खड़ी बोली से शुरू करब, लेकिन जी, शुरुआत हम पलामुआ से कैले। ज़रूर, ज़रूर बहुत भैया। खुशी के बात बा कि हमरा साथे अविनाश जुड़ल बड़े, हुँ, और हमनी दोनों में एक समानता बा कि हमनी दोनों कोई ओ पार के रहे वाला। अच्छा। अब अच्छा। अब हाँ, विषय से बात। हाँ, पलामू शौर्य, सौंदर्य और समस्या जी, तीनों के धरती है। जी, एक बार मेरे संग चलिए, अविनाश भी साथ हों, अभिषेक आप भी साथ रहें, और सारे जी, लोग कोयल नदी के पुल के बीच पे खड़े हो जाइए। जी, सामने जब आपको चलानी के दिखेगा जी, तो वो पलामू के शौर्य का प्रतीक है। वाह! जब आप पुल से बाईं ओर देखेंगे जी, तो उधर पंपुकल का एरिया पड़ता है, तो जी, उधर जी, जी, बहुत ही मनोहारी छटा आपको दिखेगी, प्राकृतिक सौंदर्य दिखेगा। जी, दाएं दाईं ओर अब आप देखेंगे तो आपको हाँ, हाँ, शिवाला घाट दिखेगा। शिवाला घाट के जो मंदिर हैं वो पलामू की संस्कृति के प्रतीक, वहां आपको वाह! पलामू की संस्कृति दिखेगी। जी, लेकिन जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो पलामू के खेत खलिहान, जहां सिंचाई की सुविधा नहीं पहुंची है, वहां आपको समस्या दिखाई देगी। आहा! आज हम इन्हीं बिंदुओं पे बात करने के लिए आए हैं। जी, अविनाश जी ने भी कहा कि मैं शोध कर रहा हूं, क्योंकि पलामू का रहने वाला हूं, अपने जिले के ऊपर कोई क्या शोध करेगा। पलामू को जीता हूं, इसलिए पलामू पे कुछ लिख पाता हूं। हाँ, तो चीजें बहुत ऐसी हैं, हाँ, जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इतिहास के पन्ने में दर्ज हैं, हम उन्हें देख नहीं पाए। आज मैं जी, पलामू के शौर्य, सौंदर्य और समस्या तीनों को जी, बिहार विधानसभा की कार्यवाही 31 मार्च 1949 की कार्यवाही में ले चलता हूं, वहां दिखाता जी, हूं कि पलामू क्या है। ज़रूर। हाँ, विधानसभा के अंदर चर्चा चल रही थी गर्मी में रांची जाने की आवश्यकता। जी, इस शीर्षक से लेकर चर्चा चल रही थी। जो लोग एकीकृत बिहार को जानते होंगे तो रांची जो था वो शीतकालीन राजधानी हुआ करती। जी, जी, तो हाँ, तो सॉरी जो है वो मेदिनी राय की चर्चा जब तक हम नहीं करेंगे, वाह रे राजा मिदनिया घर घर जाते बाजे मथनिया, वहीं से जी, सॉरी की शुरुआत होती है। उन्हीं हुँ, को हुँ, लिया है। मंगर धोबी एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है पलामू में एक कहावत है कि मिदनिया राजा घर घर में जाकर लोगों का धान देखा करता था कि किसके घर खाना है और किसके घर नहीं। जी, ऐसा राजा हमारे यहाँ हुआ जो कि अपने वाह! प्रजा के लिए इतना ध्यान देता था, और ये बात बिहार विधानसभा की कार्यवाही में। हाँ, 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 अब सौंदर्य देखिए, सौंदर्य की बात, उसी बीच हुँ, सरदार हरिहर सिंह बाद में मुख्यमंत्री भी बिहार के हुए, उन्होंने सवाल जी, बीच में किया कि पलामू में भी बैठक हो, विधानसभा की जी, कार्यवाही चलती थी, हाँ, सरकार वहां चली जी, जाती थी, तो उन्होंने व्यंग किया कि पलामू में भी कार्यवाही हो, इसकी जी, बैठक हो। तो जी, राजकिशोर सिंह विधायक जो हुए होते थे, उन्होंने जवाब दिया वहां भी हाँ, जाना हाँ, जरूरी है, पलामू का पूरा ज्ञान हासिल नहीं है इसलिए आप ऐसा कहते हैं, वहां की जानकारी के लिए वहां भी बैठक होनी चाहिए। जब तक पलामू को कोई जानेगा ही नहीं जी, तो पलामू क्या है, कह रहे कोई सुखाड़ की जगह है। जी, लेकिन तुरंत समस्या पे आते हैं, पलामू के अंदर जो गरीबी है, भुखमरी है, जो जमींदारों का शोषण रहा है, तो उस विषय पे जी, बात करने विषय रखते हैं। यदुवंश सहाय जी कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट रांची में 6 महीना रहे, ताकि हाँ, हाँ, सरकार की नजर वहां के गरीब निवासियों पर पड़े, जो जमींदारों के तथा जमींदारों के एजेंटों के जुल्म से पिसे जा रहे हैं। हमारे श्री बाबू एक दफा पलामू गए थे, वहां उन्होंने देखा होगा कि किस तरह जनता तबाह हो रही। जी, हाँ, एक दिन की कार्यवाही में तीनों चीजें आपको देखने को मिल गई कि पलामू का सौंदर्य, पलामू की समस्या, और जी, आज इन्हीं विषयों पे हम लोग बात करने के लिए यहाँ आए हैं। और जी, आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश हम और अविनाश जी करेंगे।
तो अगला प्रश्न आप जी, जो हम लोगों से। ज़रूर। हाँ, तो आपने जिस तरीके से हमें ये बात बताई और इसका जिस तरीके से इसका फाउंडेशन रखा गया है, बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का। एक चीज़ जो मुझे समझना है और मेरे ख़्याल से जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं, सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि पलामू में इतने बड़े-बड़े लोग हुए, बहुत ख्याति भी मिला, लेकिन अभी कहाँ है वो? अभी लोगों को इतना पता क्यों नहीं है उनके बारे में? आखिर ये समस्या कैसे आ गई? देखिए अभिषेक, अविनाश? पलामू, हाँ हाँ, हाँ हाँ, अब हाँ अविनाश। अविनाश? जी जी, प्रभात भैया बताएं आप। कह रहे थे। देखिए पलामू में एक दो चीजें हम लोग देख के चलते हैं। पलामू में जी, 99% लोग जो हैं वो ये मान जी। के चलते हैं कि जो मेरे साथ का है वो सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो ये मान के चलते हैं कि अरे हमारे सामने बड़े ना का बड़े हमरा नहीं के पता। इस जी, हाँ, 1% के लोगों के चलते पलामू में इतने बड़े लोग हुए। अभी मैं दो विषय पे काम कर रहा हूँ। पलामू हुँ, में 1942 का स्वतंत्रता आंदोलन हुँ, हुँ, और पलामू की अन्य चीजें जो है उनके ऊपर। आपको जी, मैं बता रहा हूँ, आज हम जिस तिथि के दिन बैठे हुए हैं, हुँ, हुँ, आज 18 अक्टूबर, बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई थी 18 अक्टूबर 1942 को। पलामू में, अभी, हाँ पलामू में बताइए? अभी नवरात्र खत्म हुआ है जी, उस दिन। हाँ 1942 में आज नवमी का दिन था। पूरे शहर में दुर्गा पूजा की धूम थी। दो जगह दुर्गा हुँ, पूजा होता है, इसकी तो मुझे पूरी जानकारी है। एक तो सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति और एक संघीय दुर्गा पार्टी। ये जी, 1915 से पूजा हो रहा है यहाँ। बेलवा टीकर जी, में भी एक दो जगह पूजा उस समय शुरू हो चुकी। पूरे शहर जी, में दशहरे का माहौल था। राम नारायण जी, सिंह वहां पे एसपी हुआ करते थे। जी, उन्हें सूचना मिल चुकी थी कि प्रमुख क्रांतिकारी जो है वो जोगियाही पुल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, चारों तरफ शिकंजा का 18 तारीख के रात से कसना शुरू हो चुका था। अभी जो जी, नावाटोली में एक तालाब हम लोग देखते हैं जहाँ पे नीलांबर जी, पीताम्बर जी की प्रतिमा लगी हुई है, उसी के बगल जी, में एक घर में गंगा गंगा प्रसाद जी से एक बड़े क्रांतिकारी थे, वो थे वहां जी, पे। उनके संग काजी सैयद जी थे, वासुदेव नारायण जी थे, अमित कुमार ऋषि जी थे। ये चारों लोग वहां छुपे हुए थे। छुपे हुए क्या थे, अच्छा, मतलब वहां से तैयारी चल रही थी कि आगे कैसे किया जाए, गोला बारूद सब सबके संग थे। 18 तारीख को वो घर घेर लिया जाता है अच्छा, चारों तरफ। हाँ, इनमें एक किसी की माँ भी थी साथ। अब हुआ हाँ, कि हाँ, अगर माँ पकड़ी जाती है तो बड़ी स्थिति खराब होगी। तो हुँ, धीरे से हुँ, लोग किसी तरह से घर से माँ को बाहर निकालते हैं किसी साथी के संग। 19 हुँ, हुँ, तारीख को इन चारों की गिरफ्तारी हो जाती है। 19 अक्टूबर को दशहरा था उस दिन, और आज के ठीक अगले दिन हुँ, हुँ, 19 हुँ, तारीख को गणेश प्रसाद वर्मा पकड़े जाते हैं, जो कि पलामू में दो धाराएं पूरे देश में चली आजादी के दौरान, एक नरम हुँ, दल हुँ, एक गरम दल। नरम हुँ, दल हुँ, का नेतृत्व कर रहे थे यदुवंश सहाय जी, और गरम दल का हुँ, नेतृत्व कर गणेश प्रसाद वर्मा जी। गणेश प्रसाद वर्मा जी के घर में पुलिस घुस जाती है, बेलवाटिकर में अच्छा, उनका आवास है, वहां घुस जाती वाह! है। और वो उनके बच्चों के ऊपर पिस्तौल तान दिया जाता है, गन तान दिया जाता है, और पूछा हुँ, जाता हुँ, है कि तुम्हारे वो पापा कहाँ हैं। उनके पुत्र अभी भी हैं सतपाल वर्मा जी डाल्टनगंज में। जब उन्होंने मुझे ये कहानी बताई तो उनके तो रोंगटे कैसे खड़े हो रहे होंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो वहां उनके संग वाह! उनकी थी। उन्होंने कहा कि इन बच्चों से क्या पूछते हो, इनको पता रहता तो ये अपने पापा के संग दशहरा नहीं मनाते। जी, जाओ तुम लोग खोजो, और नहीं तो गोली तुम ही लोग को मैं मार दूं। वहां से ओहो हो! निकलते हैं, उसके बाद इधर जो मोहल्ला है वहां पे पकड़े जाते हैं। वो एक भेदिया है, भेदिया सूचना दे देता है उसके, इस पे गणेश प्रसाद वर्मा पकड़े जाते हैं। उनके संग उनके छोटे भाई थे, छोटे भाई नंदा बाबू पकड़े जाते हैं। उनके साले हुँ, गोकुल हुँ, प्रसाद वर्मा पकड़े जाते हैं। सिलसिला यही नहीं रुकता है। 19 को गिरफ्तारी जी, होती है, 20 तारीख को फिर गिरफ्तारी होती है। 20 तारीख को प्रेम प्रकाश 20 तारीख को वेद प्रकाश भसीन जी पकड़े जाते हैं। उनके संग और लोग पकड़े जाते हैं, गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो जाता है। तो ये बहुत महान अवसर पे, बहुत ऐतिहासिक दिन पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वाह! आपका सवाल है कि ऐसे लोग भुला क्यों दिए। जी, हाँ, भुला क्यों दिए गए, आपको थोड़ा सा और ये बता रहा हूँ कि पलामू की कितनी शक्ति थी राष्ट्रीय आंदोलन में। 1942 के आंदोलन में पूरे देश में आंदोलन 9 अगस्त को शुरू होता है, लेकिन खुफिया जानकारी ऐसी थी कि यहाँ बहुत बड़ा चीज पहले से ही शुरू होने जा रहा है।
6 अगस्त को ही यदुवंश सहाय जी को पकड़ लिया जाता है। पूरे देश में अच्छा, गिरफ्तारी होती है 9 अगस्त को, और यदुवंश सहाय की गिरफ्तारी हो जाती है 6 अगस्त। उनके बारे में ओह! सूचना थी कि हाँ, किसानों के बहुत बड़े नेता थे, बहुत लोकप्रिय थे। 1937 में विधायक बन चुके थे, 1946 में विधायक रह चुके थे, कई बार जेल जा चुके थे। सबसे पहली गिरफ्तारी 1942 में उन्हीं की होती है। जी, बाद में 2 लोग हमारे यहाँ से संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। जी, आपको मैं बता दूं कि 284 लोगों का हस्ताक्षर है भारतीय संविधान में, और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस जी, संविधान में 1% पलामू का हिस्सा है, वाह! 284 में 1% नहीं होता है, लेकिन 1% मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जो चतरा संसदीय क्षेत्र है, इसके जी, जो पहले सांसद हुआ करते थे बाबू राम नारायण सिंह, वो भी जी, संविधान सभा के सदस्य थे, तो उसका हिस्सा भी ओह! जरूर कुछ न कुछ पलामू में उस समय रहा होगा। तो अच्छा, 284 में 3 हस्ताक्षर करने वाले पलामू के थे, और हमारे लिए वाह! बहुत ही क्या जानकारी! दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम इन दोनों संविधान निर्माताओं को वाह! अच्छा, लोगों मेरा की अगला बहुत। प्रश्न है। हाँ, हाँ हाँ अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है अविनाश जी आपसे, क्योंकि आप लोग जी दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, ठीक है? और मेरा प्रश्न जो है वो पिछली प्रश्न की कड़ी से है कि ऐसा आप लोग कुछ ऐसे डाटा बताइए हम लोगों को कि जब पलामू को राष्ट्रीय न्यूज़ पटल पर या अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पटल पर जब इसको शामिल किया गया, कभी कुछ ऐसा क कब पहली बार ऐसा हुआ और किस संदर्भ में किया गया? इसके बारे में कोई जानकारी? पलामू तो राष्ट्रीय खबरों में सुर्खियों में तो रहा ही। ये अलग है जी। कि नकारात्मक कारणों को लेकर ज्यादा चर्चा में पलामू रहा। ओह! अकाल, भूखमरी, हुँ, हुँ, नक्सलवाद, इन कारणों हुँ, से जैसे जिन हुँ, बातों हुँ, की चर्चा प्रभात भैया कर रहे हैं, हुँ, उसका जितना चर्चा होना चाहिए था उसकी अपेक्षित चर्चा नहीं हुई, जिसके कारण जी, पलामू को लोग आज जानते हैं तो सुखाड़ के कारण जानते हैं, जी, अकाल के कारण जानते हैं, 1966-67 का जो अकाल हुआ, किस तरह हुँ, उस हुँ, समय नक्सलवाद आया तो किस तरह हुए। तो ये जो इतिहास की बातें हैं और इतिहास में जिनको जगह मिलनी चाहिए थी, हुँ, उनको हुँ, उस दृष्टि से देखा नहीं गया, या उस समय उस तरीके से तैयारी नहीं हुई, शोध नहीं हुए, या फिर कोई परेशानियां रही होंगी इस दौर में अपनी परेशानी। और आज का जिस तरह सूचना क्रांति का दौर आया और जी, उसका भी एक लाभ प्रभात भैया जैसे वरिष्ठ साथी उठा रहे हैं कि हुँ, हुँ, इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पर पलामू को, जो इनसे जुड़े हैं वो पलामू को जान रहे हैं, बाहरी स्तर पर भी। पहले जी, कुछ अपनी समस्या रही होगी जिसके कारण जी, पलामू को, जैसा प्रभात भैया बता रहे हैं, उनकी दृष्टि से जो जिस तरह पलामू को बताने का प्रयास कर रहे हैं, आज हुँ, की हुँ, पीढ़ी जाने और वर्तमान पीढ़ी को भी जानने की आवश्यकता है। अच्छा, मैंने इतिहास जी, को एक तरह से फिर से समीक्षा करके फिर उसको स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है पलामू में, कि जो हमारी जी, अच्छाइयां हैं, जो जी, सकारात्मकता है, वो हुँ, निखरे। अभी नकारात्मक कारणों से पलामू को जाना जाता है, खास करके अकाल के लिए, कि पिछड़ा हुँ, हुँ, जिला है। केंद्र सरकार ने भी इसको रखा है कि 115 आकांक्षी जिलों में है, लेकिन हुँ, हुँ, हम देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में इतना योगदान है पलामू वासियों का, इस दृष्टि से अभी जी, तक नहीं देखा गया। जी, जी, इस पर विशेष फोकस करने की जरूरत है, जिस दिशा में प्रयास हो रहा है, ये अच्छी बात है। जी, जी। कोई टिप्पणी प्रभात जी? हाँ, देखिए वो जो खबरें हमारे यहाँ चर्चा में बनी, जी, उसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। पलामू सबसे जी, पहली बार चर्चा में आया 1966 के अकाल में। जी, 66 और 67 का अकाल ऐसा रहा कि जिसमें पलामू जी, सबसे ज्यादा चर्चा में आया। उसके पहले हो सकता है, मेरे पास पेपर कटिंग है 1950 का, जिसमें हुँ, हुँ, यदुवंश सहाय जी के निधन की खबर है। तो यदुवंश हुँ, सहाय हुँ, जी के निधन की खबर भी राष्ट्रीय स्तर पे थी, सारे अखबारों में छपी थी। और अभी हुँ, हम हुँ, लोग ईमेल के जमाने में जीते हैं। मेरे पास उस समय का एयर मेल है, पहले एयर मेल अच्छा, आया करता था। हाँ, भारतीय संसद में उनके निधन के बाद जो शोक प्रस्ताव पारित हुआ, उसका एयर जी, मेल आया यदुवंश सहाय जी के पत्नी के नाम से। तो देख के बड़ा अच्छा, मैं चौंका कि भाई एयर मेल उस समय चलता था। चिट्ठियां तो हम लोग सुनते हैं, टेलीग्राम सुनते हैं, एयर मेल मेरे लिए भी एक नई चीज। जी, तो हो सकता है पहली बार उनके निधन के समय भी चर्चा में पलामू रहा, सारे अखबारों की जी, कटिंग मेरे पास। लेकिन जी, पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे 66-67 के अकाल में पलामू आया। इसका एक अच्छा, सकारात्मक पक्ष भी है। पलामू का अच्छा, अकाल जब पड़ा हमारे यहाँ, जी, तो अभी जी, मैं आपको बताता हूँ
इसका तो कवर पेज नहीं है। कुमार सुरेश सिंह जी पलामू के डिप्टी कमिश्नर हुए। उनकी जी किताब है द इंडियन फेमाइन 1967 ए स्टडी ऑफ क्राइसिस एंड चेंज। ये देखिए ये किताब है। जी ये हाँ, ये कुमार सुरेश सिंह जी पलामू में उस समय डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। और अकाल जी के ऊपर बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया। अकाल से हम लोग कैसे जूझे, एक किताब जी लिख दी उन्होंने। और इसका असर हुआ अब उस देश का नाम मैं भूल रहा हूं अभी। वहां अकाल जी पड़ा था तो भारत की तरफ से इन्हें भेजा गया था कि इतनी बड़ी जानकारी है अकाल से, इनको जूझने की, अकाल के समय के राहत कार्य चलाने की, अकाल के समय कैसे लोगों की मौत रुके, कैसे करने की, तो इन्हें वहां भेजा जाता है। अकाल के स्पेशलिस्ट यहाँ से ये बने, ये एक बहुत बड़ी चीज थी। उसी समय 2 बार पलामू में मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसी जगह होगी, यानी पलामू जिसको हम लोग मानते हैं कि बहुत पिछड़ा, छोटा, बहुत ये, एक बार इंदिरा जी आती हैं, आपको मैं तुरंत बता रहा हूँ तारीख, 5 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी आती हैं देश की प्रधानमंत्री। जी अकाल की विभीषिका देख लीजिए कितनी रही होगी कि देश की प्रधानमंत्री आती हैं वहां, वो समीक्षा करती हैं। 16 नवंबर को देश के नाम उन्होंने संदेश ये किया है, उसने पलामू के अकाल का जिक्र किया। और 18 नवंबर को प्रधानमंत्री अकाल राहत कोष की घोषणा की गई। एक फंड बनाया गया जिसमें अकाल राहत के लिए पैसे जमा होने लगे, लोगों ने दान देना शुरू किया। ये पलामू के जी अकाल से पूरे देश के लिए उपलब्धि हुई। झेला तो जी पलामू के ही लोगों ने, लेकिन जी उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर इंदिरा जी आती हैं। जी अकाल की विभीषिका का अंदाजा लगा लीजिए कि फिर वो आती हैं यहाँ पे और फिर देश को संबोधित करती हैं और चीजें फिर बनती हैं उसी तरह की। अप्रैल में आती है वो 67। उसी समय एक बड़ा मैदान नारा लगा पलामू में। हम लोग जी राजनीति की बात नहीं करें तो पलामू की चर्चा थोड़ी अधूरी रह जाती है। हाँ, और ये तथ्य है कि पलामू कांग्रेस के लिए उर्वरा भूमि कभी नहीं रही है। लेकिन 1967 में जब चुनाव हुआ तो एक नारा लगा, कुमार सुरेश सिंह की ही किताब में वो लाइन लिखा हुआ है, जे खिलावला से जियावला। हाँ हाँ, जे खियावला से जियावला, इस नारे पे पलामू में उस समय 8 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे। थोड़ा सा माफ करेंगे जो गढ़वा और लातेहार के लोग होंगे, अब पलामू प्रमंडल मान लीजिए, उस समय का पलामू जिला हुआ करता था। 8 विधानसभा क्षेत्र होते थे, 2 छोड़ के सभी कांग्रेस के लोग जीत जाते हैं। 6 सीट पे कांग्रेस की जीत मिली। उसी साल 1967 में जो बड़ी घटनाएं होती हैं, पलामू में फणीश्वरनाथ रेणु और अज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु जी बहुत बड़े लेखक और अज्ञे बहुत बड़े पत्रकार, दोनों आते हैं। और बसना एक गांव है डाल्टनगंज के बगल में, बसना में एक शिविर लगता है, वहां जाते हैं। इन लोगों ने लिखा कैसे हम पलामू में आ रहे हैं। इन्हीं के आने के बाद पलामू में मौत का सिलसिला शुरू होता है। 24 जुलाई 1967 या 66 को पहली मौत होती है पलामू में। दिनमान ऐसे अखबार में, जहां तक मेरी जानकारी है, कवर स्टोरी बनी थी पलामू के अकाल को लेकर। तो उस समय भी पलामू बड़े सुर्खियों में रहा। दूसरा एक, पलामू में 1992 में अकाल पड़ा। अब मैं लेके नहीं बैठ पाया हूँ, मेरे पास उस समय की भी कटिंग है, कई लोग, हाँ, कई लोग। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ इस समय में, और एक बड़ा ही अच्छा और बहुत ही संदर्भ वाला कमेंट आया है यहाँ पे राकेश सिंह जी से, कि पलामू के इतिहास को लेकर एक संपूर्ण पुस्तक की जरूरत है सुमन जी। पलामू के लोग ही पलामू के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, आपके पास प्रभुत्व सामग्री है इसका रचना में। ये तो खैर आपके लिए मैसेज है, लेकिन इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, आखिर अगर लोगों को पलामू के बारे में जानना है तो आप ऐसी 10 पुस्तकों के नाम हमें बता सकते हैं जिसको पढ़ने के बाद हमें जानकारी थोड़ी हो मिल जाए पलामू के बारे में? देखिए, अभी जो किताब मैंने आपको दिखाई, ये किताब अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। पता नहीं मुझे कैसे। मैंने एक चीज किया है, अभी जो लोग देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, उनसे भी मेरा एक आग्रह है कि जब भी आप कोई चीज देखें, किसी की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, आप पढ़ने की इच्छा रखते हो, तो जिस दिन कुमार सुरेश सिंह की जयंती थी ना, तो उस दिन किसी ने फेसबुक पे पोस्ट किया कि आज कुमार सुरेश सिंह की जयंती है। मैंने अमेजन पे डाला तो ये किताब मुझे मिली। अगर ये किताब आपको कहीं मिल जाती हो तो ये किताब बहुत ही अद्भुत किताब है पलामू के लिए, पलामू को जानने के लिए। और हमारे सत्यान्वेशी स्वामी कह रहे हैं कि लास्ट में आपको इन किताबों को के बारे में हमें बताना है। आप इन किताबों को सूचीबद्ध कीजिएगा ताकि हमारे दर्शक जो हैं जरूर इससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ,
एक किताब है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। संजीव चट्टोपाध्याय हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बड़े भाई, ये पलामू मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे। इनकी किताब थी पलामू। ये है तो बांग्ला में, लेकिन इसका हिंदी में भी है। ये दिखा रहा हूं मैं, बैक कवर है उसका, पलामू। ये विकल्प प्रकाशन से ये किताब छपी है। ये किताब उपलब्ध, एक अकेले भी उपलब्ध है, और यात्राओं में झारखंड करके एक किताब है, ये ट्रेवलॉग है, इसमें कई लोगों का है। ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ये भी बड़ी अच्छी किताब है। बहुत धन्यवाद आपका। एक किताब आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ऋणजल धनजल, फणीश्वर नाथ रेणु की किताब है। हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु की किताब है। ये किताब मैंने खरीदी जिसमें रेणु जी की जयंती थी, तो उस दिन हमारे एक साथी ने फेसबुक पे पोस्ट किया, विनय जी ने, कि डाल्टनगंज की तस्वीर थी। उस पे कमेंट आया, एक कुमार वीरेंद्र जी हैं, पहले तो डाल्टनगंज में ही प्रोफेसर थे, अभी इलाहाबाद में है। उन्होंने लिखा कि ऋणजल धनजल का अंतिम अध्याय जो है वो पलामू पे है। मैंने क्या किया कि भाई अब रेणु जी की जयंती में उन्हें याद करने का सबसे अच्छा अवसर है ये किताब। ये किताब भी उपलब्ध है अमेजन पे, इसको भी लोग मंगा सकते हैं। एक किताब आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये किताब अभी इसका विमोचन नहीं हुआ है। जीएलए कॉलेज में प्रोफेसर संतोष कुमार मुखर्जी थे, केबूदा के नाम से लोग जानते हैं। बड़ी ही अच्छी किताब है पलामू के ऊपर। ये पलामू इन ब्रिटिश अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी जो पलामू है उसके ऊपर है। दो किताबें पलामू के इतिहास, पलामू के लोगों ने लिखा है, आचार्य रामदीन पांडे जी का है, हवलदारी रामगुप्त फलधर का है। अगर ये किताबें भी मिल जाए डॉक्टर। श्योर। अच्छा, एक प्रश्न मैं अविनाश जी आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके एक आलेख में, और जब मैं इस कार्यक्रम के लिए रिसर्च कर रहा था, तो एक आलेख में मैंने पढ़ा कि आपने बताया है कि जो गणेश लाल अग्रवाल जी थे, वो उनको पलामू का मालवीय कहा जाता है। जी जी जी, आप उसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए। गणेश लाल अग्रवाल को दरअसल वो लेख था वही जिनके बारे में अभी प्रभात भैया ने चर्चा की, डॉक्टर कुमार वीरेंद्र जी के बारे में 2016 में उन्होंने लिखा था कि क्यों नहीं मैंने पलामू का मालवीय कहा जाए गणेश लाल अग्रवाल जी को, क्योंकि उस दौर में जब शिक्षा के कोई साधन नहीं थे पलामू में उच्च शिक्षा के, तब उन्होंने अपनी जमीन दान देकर और जीएलए कॉलेज की स्थापना की। ठीक उसी तरह जिस तरह मालवीय जी के प्रयास से बेचू खुला, उसके बाद उन्होंने कहा कि पलामू के लिए वो मालवीय हैं, और उस रूप में उनको स्थापित करने की बात उन्होंने कही कि कोई व्यक्ति जो पलामू के लिए करता है, जैसा अभी प्रभात भैया ने बताया कि जो लोग करते हैं पलामू के लिए, पलामू में एक बात है कि जो करता है उसको याद रखने की परंपरा रही है पलामू में। जैसे कुमार सुरेश सिंह जी की चर्चा हुई, तो आज भी अकाल या सुखाड़ में ये होता है, पुराने जो लोग भी हैं वो कहते हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर कुमार सुरेश सिंह जी हुए। और वैसे जो भी जिन उपायुक्तों ने काम किया पलामू के लिए बेहतर, उनके बारे में चर्चा होता है कि किसके दौर में क्या हुआ। पलामू दरअसल पलामू के लिए जिसने भी किया उसको याद करने की एक परंपरा रही है पलामू में, कि पलामू के लिए जिसने कुछ दिया उसको पलामू याद रखता है। तो उसी रूप में हम लोगों ने जब किया तो गणेश लाल अग्रवाल जी के बारे में लिखा था उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, कि पलामू के मालवीय के रूप में, कि उनके प्रयास से जीएलए कॉलेज की स्थापना हुई। इस बार भी उनकी पुण्यतिथि जयंती के अवसर पर प्रभात भैया मैंने भी फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि किस तरह उन्होंने जीएलए कॉलेज की स्थापना की और उस समय और आज के दौर में कितनी चीजें बदली। तो इसलिए उनको मालवीय के रूप में कहा जाता है कि अपनी जमीन देकर और यहाँ उच्च शिक्षा को उन्होंने स्थापित किया। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक जो मेरा प्रश्न है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप दोनों पत्रकार हैं। तो पलामू में पहले पत्रकारों के लिए क्या संभावनाएं थी और अभी क्या है, और पहले और अब की स्थिति में क्या अलग है? एक पत्रकार को सवाल ये है कि पत्रकार जो है वो दूसरों को सवाल पूछ के फंसाता है। ये आपने ऐसा सवाल पूछ दिया है कि हमारे और अविनाश दोनों के मुस्कान या चेहरे की हंसी जो दिख रही होगी एक समान दिख रही है। लेकिन जब आपने सवाल किया है तो सवाल का जवाब जरूर। पलामू में पत्रकारिता एक दौर था जब यहाँ साप्ताहिक अखबार निकला करते थे, पलामू दर्शन, पलामू टाइम्स, हलधर, छोटा नागपुर भूमि, उसके बाद इशुमान, ये 5-6 साप्ताहिक अखबार निकला करते थे।
जिसको कि हम लोग स्कूल के समय में पढ़ा करते थे। जी और पत्रकारों में थे शिवशंकर जी, छोटा नागपुर भूमि के संपादक थे। उसके बाद हलधर जी थे, वो साप्ताहिक हलधर निकाला करते थे। जी कोई पत्रिका साप्ताहिक था, उसके संपादक गोकुल बसंत जी हुआ करते थे। रामेश्वरम जी जी थे, वो निकाला करते थे इसुमान। जैसे लोग ये साप्ताहिक अखबार निकाला करते थे। दैनिक जी अखबारों में जो 4-5 लोग सक्रिय थे उस समय, अरे मैं हम्म बिल्कुल स्कूल के समय की बात आपको बता रहा हूँ, उससे तो हम्म पुराना इतिहास में बता नहीं सकूंगा। हम्म तो दैनिक खबरों अखबारों में खबर भेजने का काम करते थे। रामेश्वरम जी दैनिक में भी भेजते थे। सुरेंद्र सिंह रूबी जी थे जो रांची एक्सप्रेस में भेजते थे। और दीन जी थे, जनार्दन द्विवेदी दीन, वो विश्वामित्र में खबर भेजा करते थे। देवव्रत जी थे, जी वो आज भेजा करते थे। और गनौरी ठाकुर जी थे, वो अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया में भेजा करते थे। और प्रोफेसर फैयाज अहमद थे, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में भेजा करते थे। कितने ओ लोगों को हम लोगों ने पत्रकारिता जब मैंने जब स्टूडेंट लाइफ था, हम लोग का छात्र जीवन था, तो हम लोग हाँ पत्रकार हाँ के रूप में इसी को जानते थे और यही अखबार हम लोग जानते थे। और बड़ा मजेदार चीज ये होता था कि शाम में अखबार आता था डालते। अच्छा दैनिक अखबार शाम में आता था। शाम में आता था। रांची अच्छा पटना से छप के इंडियन नेशन, इंडियन नेशन का हम्म, हिंदी आर्यावर्त, हिंदी में प्रदीप, अंग्रेजी में सर्च लाइट, ये अखबार वहां जी से आते थे। रांची से रांची एक्सप्रेस आता था, वो करीब 2 से 3 बजे के बीच डाल्टनगंज में पहुंचता था। तो हम लोग छात्र जीवन में अच्छा उस समय पढ़ा करते थे। हाँ, जब 1982 में एशियाड हुआ तो रांची हाँ हाँ एक्सप्रेस 12 में आने लगा। तो हम लोग के यहाँ अच्छा एक अखबार में तो दुबे जी वहां थे, न्यूज़पेपर के सबसे बड़े एजेंट थे वहां। और एक जी राजबली सजदानंद तिवारी, दुबे। सच्चिदानंद दुबे, हाँ, राजबली तिवारी जी हॉकर थे, वो हम लोग के यहाँ अखबार लेके आया करते। हम लोग अच्छा सड़क पर खड़े रहते थे कि अब वो आएंगे और हम लोग एशियाड की खबर पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, अप्पू, हम लोग एकदम उस समय स्कूल लाइफ की बात आपको मैं बता रहा हूँ। अप्पू हो, एक छोटा सा हाथी का बच्चा था जिसके नाम पे दिल्ली में अप्पू घर भी हुआ हाँ, जी करता था। तो जी जी अप्पू जी का बैच, यहाँ बैच लगा के यहाँ रहते थे और इंतजार करते थे रांची एक्सप्रेस का। लेकिन उस ओहो समय जो कैरियर के रूप में पत्रकारिता, अच्छा पत्रकारिता कैरियर के रूप में थी। सारे लोग वकील हुआ करते थे, रिटायर्ड लोग हुआ करते थे, कोई प्रोफेसर हुआ करते थे। एक नाम और मैं भूल रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ, सुनील नारायण लाल जी थे, वो हिंदुस्तान समाचार में लिखा करते थे। ऐसे ही 5, 6, 7, 8 लोगों की टीम थी जो कि लिखा करती थी अखबारों में या अच्छा साप्ताहिक अखबार को निकला। अच्छा लेकिन अच्छा हाँ, वो कैरियर के रूप में कोई पूर्णकालिक पत्रकार वहां नहीं था जिसको कि कह सकते थे कि वो नौकरी कर रहा है। 1994 का समय जब आया तो हम्म डाल्टनगंज से राष्ट्रीय मेल की शुरुआत। जी तो विधिवत पत्रकारिता मैंने उसी अखबार से शुरू की। ऐसे हालांकि उसके पहले 1993 में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट पे भी मैंने 15 दिनों के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए रिपोर्टिंग। जी तो 94 जो था वो पत्रकारों के करियर के लिए मैं बहुत बड़ा ये मानता हूँ पलामू में। उसके पहले संभवतः रूबी जी रांची एक्सप्रेस के स्टाफर थे, एक वही स्टाफर थे पलामू में। जी ये तो बाकी लोग जो थे वो पैसे मिलते थे उनको, लेकिन स्टाफर नहीं थे, वो वकील हुआ करते थे। पूर्णकालिक पत्रकार रूबी जी ही हुआ करते थे उस समय। लेकिन हम्म 1994 में जब ये अखबार आया तो उसके कुछ दिन पहले वहाँ तिवारी जी, क्या नाम था उनका भूल रहा हूँ, हिंदुस्तान में वासुदेव तिवारी जी। वासुदेव तिवारी। वासुदेव तिवारी जी का ट्रांसफर होके आता है। पहले यानी वो जो ब्यूरो के कह लीजिए या पहले पूर्णकालिक पत्रकारिता के रूप में आने वाले, वो पलामू में पहले थे बाहर के अखबारों के। बाकी राष्ट्रीय मेल जब शुरू हुआ तो ये जी मेरे लिए गर्व का बात है, गर्व की बात है कि पलामू में जो करियर शुरू हुआ पत्रकारों का, तो जी उसमें एक मैं भी हूँ जिसका करियर डाल्टनगंज से शुरू हुआ। डाल्टनगंज के बाहर तो कुछ लोग थे, जैसे रविंद्र त्रिपाठी, सत्येंद्र रंजन जी, ये लोग जनसत्ता दिल्ली में काम किया करते थे। फैसल अनुराग जी थे, उनका भी पलामू से रिश्ता रहा है, वो भी दूसरे। लेकिन पलामू के व्यक्ति को पलामू में पहली नौकरी अगर मिली हो तो हम्म मैं, गंगेश गुंजन, सत्यकेतु, संजय, ये 3 हम लोगों के लोग थे। ये करियर हम लोगों का वहीं से शुरू हुआ है। तो अच्छा करियर जो मिलता हुआ तो वो पहली हाँ, बार वहीं से किसी पत्रकार को नौकरी पलामू में राष्ट्रीय मेल में ही मिली। और उसके बाद तो फिर एक जो दौर शुरू हुआ तो फिर सारे अखबारों के वहां दफ्तर खुलने लगे। वो हिंदुस्तान का दफ्तर खुला, प्रभात खबर का दफ्तर खुला, उसके बाद में वो दैनिक जागरण का दैनिक दफ्तर खुला, जागरण। हिंदुस्तान का दफ्तर खुला, भास्कर का दफ्तर, सारे दफ्तर खुल गए वहां, सारे स्टाफर हो गए वहां। एक बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि कैरियर के रूप में क्रांति हो गई 1994 के बाद। मुझे लगता है अच्छा 1998-99 के आसपास अविनाश भी जुड़े हैं।
जी 2000 से शुरू हुआ। दो हाँ, 1998 में। जी 98 में, क्योंकि उस समय मैं डाल्टनगंज में था, तो थोड़े, क्योंकि जी 2000 तक मैं डाल्टनगंज में था वहां पे, तो करियर शुरू हुआ उसी समय से, राष्ट्रीय नवीन मेल का जब उसकी शुरुआत हुई। और फिर तो अब बहुत सारे लोग हैं जो कि डाल्टनगंज में ही स्टाफर हैं। डाल्टनगंज के लोग, पलामू के लोग गढ़वा में स्टाफर हैं, लातेहार में स्टाफर हैं, डाल्टनगंज में स्टाफर हैं। तो एक करियर तो बना है। जी। तो अविनाश जी, क्योंकि आप पलामू की सक्रिय पत्रकारिता में हैं, तो मेरे ख्याल से इस समय में जो लोग दर्शक हमें देख रहे होंगे, उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि एक एस्पायरिंग रिपोर्टर या एस्पायरिंग पत्रकार हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है, अविनाश जी? अगर उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट है तो हुँ, पत्रकारिता में जोड़ना चाहिए। केवल जी, ग्लैमर के लिए अगर पत्रकारिता में जुड़ना चाहते हैं तो नहीं जुड़ना बेहतर है। अगर आपको कुछ हुँ, जानने, समझने, लिखने का शौक है तो बेशक जी, जुड़िए, करियर है इसमें। जैसा कि हाँ, प्रभात भैया ने बताया कि पहले और आज की तुलना में देखा जाए तो काफी जी, कुछ बदल चुका है। करियर के रूप में भी आप पत्रकारिता को ले सकते हैं और हुँ, हुँ, यही है कि इसमें आपको समय देना है और समय देने के जी, बाद से ही आप में निखार आएगी। क्योंकि जी, आज चीजें आसान हुई हैं पहले के अपेक्षा। जब हुँ, हुँ, सोशल मीडिया का दौर आया तो सूचना संग्रह करना ज्यादा आसान है। जी, पहले का दौर था कि कोई घटना हो गई तो घटना स्थल पर जाना पड़ता था तस्वीर के हुँ, हुँ, लिए, खबरें जुटाने के लिए, हुँ, तो ज्यादा भाग दौड़ था। आज हुँ, हुँ, बनिस्पत उसके कम हुआ है कि व्हाट्सएप की उपलब्धता सब जगह है। कहीं हुँ, से भी, दूर दराज इलाके से भी खबरें आसानी से आ जा रही है। तो हुँ, मेहनत हुँ, कम है, लेकिन इसमें ज्यादातर अध्ययनरत रहने वाले लोगों के लिए अवसर है कि जिन पे अध्ययन पर जिनकी पकड़ है और जो कुछ बेहतर जी, करना चाहते हैं उनके हुँ, लिए हुँ, अवसर है। और हुँ। केवल ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया देख के अगर पत्रकारिता शुरू करना चाहते हैं तो वैसे लोगों को बाद में निराशा ही हाथ लगेगी। बहुत मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, और जो भी लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, उस चीज़ को नोट कीजिएगा कि ग्लैमर के लिए यदि आप सोच रहे हैं, तो पत्रकारिता नहीं है आपके लिए। अगर आप गूढ़ विषय की जानकारी चाहते हैं, और तो आपको अध्ययनरत होना और पड़ेगा, कुछ पढ़ना बदलाव पड़ेगा। चाहते हैं समाज में, आपके अंदर, जी, आपके दिल में है कि समाज में मैं बदलाव के लिए कुछ करूं, तो जी, जैसे आज प्रभात भैया कहीं हैं, दिल्ली में भी हैं, तो अपने जी, मातृभूमि के लिए एक सोच रहे हैं और काम कर जी, रहे हैं, तो एक अपने इलाके का भी भला हो रहा है जी, और जी। देश दुनिया में एक पलामू स्थापित भी हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस तरह की सोच लेकर अगर आप आगे बढ़ें तो निश्चित तौर हुँ, पे बहुत अच्छा। बेहतर करने के लिए गुंजाइश है, बहुत अवसर है। आइए अब गियर बदलते हैं, और एक रोचक क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ, वो ये कि आज से कुछ 5 दशक पहले बंगाल से बहुत लोग आते थे यहाँ पे फ़िल्म बनाने के लिए, यहाँ तक कि सत्यजीत रे जैसे लोग यहाँ पे आए हैं पलामू की धरा पर। अब क्या चेंज हो गया? अब क्या परिवर्तन हो गया? आज के समय में ऐसा क्यों नहीं है? तो देखिए, चीजें, परिवर्तन हरदम की घटना है, एक दिन में परिवर्तन नहीं होता है। उसके जी, पीछे मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की ओर ले चलूंगा। आपने रणवीर दिन रात्रि का नाम लिया है। रणवीर दिन जी, रात्रि से पहले भी यहाँ फिल्म की शूटिंग हुई, जी। और बांग्ला की अच्छा। पूरी एक, रणवीर दिन रात्रि तो एक अद्भुत प्रयोग था। पलामू प्रयोग की ऐसी धरती है कि आप वहां कुछ भी कर सकते हैं, कुछ जी, भी कर सकते हैं। सत्यजीत रे से बड़ा फिल्म निर्देशक भारतवर्ष में बहुत कम हुआ है। उन्होंने ऐसा प्रयोग किया पलामू में आके। अरण्येर दिन रात्रि एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए जी, कोई कहीं कोई सेट नहीं बनाया गया है, जी। एक वाह! भी सेट नहीं बना है। जो भी है वो नेचुरल है। आप चले जाइए तो बेतला विश्रामागार जो है, वहां वहां रुकते हैं वो चारों जो हीरो आते हैं, वहीं रुकते हैं। नदी किनारे जी, जाते हैं, छिपा दोहर के मार्केट में जाते हैं, वहीं एक खड़िया पीने का और शराब पीने का सीन है। जो भी है, कहीं कोई सेट नहीं लगा। बिना सेट लगाए हुए उन्होंने पूरे फिल्म बनाई। उसके पहले पद्म गुलाब की शूटिंग होती है वहां, उसके पहले हुँ, हुँ, पंचसर की शूटिंग होती है वहां। और शूटिंग में कोई हुँ, छोटे मोटे लोग करने वाले नहीं है। किशोर कुमार की पहली पत्नी थी, अमित कुमार का नाम हम लोग सभी गायक का नाम जानते हैं, उनकी मां थी रुमा गुहा ठकुराता, वो एक फिल्म की हीरोइन रही है। हुँ, हुँ, उसके बाद कई कई बड़े लोग वहां आए हैं जिनकी फिल्म की शूटिंग हुई है। लेकिन हुँ, एक दुर्भाग्य ये रहा कि पलामू हुँ, में नक्सली गतिविधियां बहुत, और वो, जी, उन गतिविधियों ने एक ऐसा ब्रेक लगाया हमारे जिले के ऊपर कि हुँ, लोगों हुँ, का आना बंद हो गया। ये तो बंगालियों के हुँ, लिए तो
तो स्वर्ग, मैंने अभी आपको मैं एक वीडियो मैंने आपको भेजा भी है कि पलामू क्या है, इसके बारे में शंभुनाथ शुक्ला एक बहुत बड़े पत्रकार हैं भारतवर्ष के, और जी आज जितना बढ़िया ट्रेवलॉग वो लिख रहे हैं वैसा बहुत कम लोग लिखने वाले हैं। वो जब गए तो उन्होंने पलामू किला के ऊपर से एक वीडियो बना के डाला अपने फेसबुक पेज पे, और उसमें भी डाला, यूट्यूब में भी डाला, और उन्होंने कहा कि लोग धरती का स्वर्ग कश्मीर को गलत बोलते हैं। धरती का स्वर्ग तो ये पलामू है, जहां से दिख रहा है ओरंगा नदी नीचे दिख रही है। धरती का स्वर्ग ये है, वहां तो कश्मीर में तो बर्फ पड़ती है, यहाँ तो एकदम अद्भुत माहौल है। ये एक देश का बड़ा पत्रकार जब इस तरह की बात कर रहा हो, लेकिन कुछ जो नक्सली गतिविधियां थी उनके चक्कर में पलामू में लोगों का आना कम हो गया और फिल्में बननी कम हो गई। लेकिन इसके बाद भी पलामू के दो लोगों ने हिम्मत की, मैं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ, आशुतोष पाठक जी और पुलिन मित्रा। आशुतोष पाठक ने आखेट फिल्म बनाई जिसके निर्देशक थे रवि बुले। आखेट की पूरी शूटिंग बेतला में हुई है, पूरी शूटिंग बेतला में हुई है। जैसे आप मुंबईया फिल्म कह सकते हैं ना, वो मुंबईया फिल्म हिंदी में बनने वाली पलामू में पहली फिल्म थी आखेट। अच्छा, वहां के बाघों के ऊपर आधारित फिल्म है, 1.25 घंटे की फिल्म है, अद्भुत फिल्म है। आप जो लोग सुन रहे होंगे मुझे, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, मैक्स प्लेयर पे भी है, उसे देखना चाहिए। जी 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 जी। उसके बाद अभी हाल में ही पुलिन मित्रा की फिल्म आई है, उसका नाम है डिफरेंट। डिफरेंट की भी शूटिंग पलामू में हुई है। शैकत चटर्जी कई शॉर्ट फिल्में बनाई है उन्होंने वहां डाल्टन के ऊपर। तो फिल्में बन तो रही हैं, लेकिन जिस गति से फिल्म बननी चाहिए, जिस तरह का लोकेशन हमारा है, बिल्कुल। अभी एक बार मैं बेतला के ऊपर चर्चा कर रहा था एक ऐसे ही फेसबुक लाइव में, तो आशुतोष पाठक ने कहा था कि बिल्कुल वर्जिन है यहाँ का ये सौंदर्य जो है, उसके ऊपर आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, और लोग आ रहे हैं। मैं तो हरदम उम्मीद के इससे रहता हूँ कि लोग आएंगे। अभी हाल में ही पता नहीं उस सीरियल का क्या नाम था, ये गोरखपुर के सांसद है रवि किशन, वो शूटिंग करने के लिए बिहार डायरी। बिहार डायरी है, बिहार डायरी, उसकी शूटिंग हाँ अभी शूटिंग डाल्टनगंज में हुई है। तो संभावनाएं हैं, लेकिन जिस तेजी से होना चाहिए था, जिस तेजी से फिल्मों का निर्माण होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ है। मैं आज पलामू के पेज के माध्यम से ये अपील कर रहा हूँ कि लोगों को आना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जी। कैसे इतना नैसर्गिक सौंदर्य है, इतना प्राकृतिक सौंदर्य है, इस सौंदर्य को हम कैसे और लोगों तक पहुंचाएं। जी अविनाश जी, आपकी कोई टिप्पणी इस पे, फिल्मों के ऊपर, पलामू में फिल्मों के निर्माण के ऊपर? संभावनाएं तो हैं और होता रहा है, जैसा कि बताया अभी प्रभात भैया ने कि जिस गति से नक्सलवाद के कारण भय का जो माहौल कायम हुआ, उसके कारण उसकी गति रुकी है। फिर से स्थानीय स्तर के कलाकारों ने प्रयास किया है, जैसे शैकत चटर्जी ने किया है, पुलिन मित्रा जी ने किया है, और लोग जो कर रहे हैं, उससे देर से माने पलामू की छवि निखरेगी। और अब अखबार के दृष्टि से देखें तो अखबार में भी अब नजरिया बदला है, खास तौर पे पर्यटन पर विशेष फोकस है। यहाँ लोकल स्तर के जो पेज हैं उसको पर्यटन को जगह मिल रही है, और पर्यटन उद्योग के विकास की जो संभावना है पलामू में वो है, और उस पर अगर काम हो तो पलामू की तस्वीर भी बदलेगी। हम लोगों ने प्रभात खबर के माध्यम से पिछले 2-3 साल से पलामू पर्यटन डायरी भी निकाला है कि कैसे कैसे जगह है यहाँ जहाँ आप घूम सकते हैं, और दूसरे अखबारों में भी लगातार पर्यटन पर विशेष फोकस हो रहा है। तो आने वाले दिन में बेहतर हो, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। जी, बेहतरी की उम्मीद, आशा की उम्मीद छोड़ना भी नहीं है। जी जी जी। अच्छा, वापस मैं पत्रकारिता की तरफ जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं एक प्रश्न जो पूछना चाहता हूँ वो बहुत रोचक है, इसलिए क्योंकि हम पलामू के ऊपर बात कर रहे हैं, और छोटा सा जो अभी आपने बताया भी प्रभात जी, राजा मेदिनी राय, अगर हम उनके बारे में चर्चा नहीं करें तो पलामू के ऊपर की चर्चा तो सार्थक नहीं होगी। तो राजा मेदिनी राय के बारे में कुछ हमें रोचक जानकारी दीजिए आप दोनों। देखिए, राजा मेदिनी राय को जानना है ना, तो पलामू की धरती बहुत ही माने शौर्य वाली धरती है। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि पलामू से पढ़े हुए जीएलए कॉलेज की आपने चर्चा की, जीएलए कॉलेज से पढ़े हुए लोग कई बड़े बड़े पदों पे आज भी हैं। तो उसमें एक है पश्चिम बंगाल के डीजीपी गंगेश्वर सिंह जी। गंगेश्वर सिंह ने अभी राजा मेदिनी राय पे एक किताब लिखी है, राजा मेदिनी चरितम। तो हम जिसमें माध्यम से जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मेरा उनसे जुड़ाव हुआ।
और उसके बाद मैंने वो किताब मंगाई उससे। और जब किताब मंगाई उनसे तो पढ़ने के बाद अद्भुत जानकारी मिली। उन्होंने लिखा कि भाई राजा मेदिनी राय के ऊपर, राजा मेदिनी राय, दाऊद खां और एक और 3 चरित्रों का लिखा कि ये तो वास्तविक चरित्र हैं, बाकी के लिए मैंने कल्पना की। तो उन्होंने कल्पना में जो किया है ना कि पलामू का गौरव क्या है, आप जागिए। जब वो छोड़ के जाते हैं यहाँ से, पलामू में जब आक्रमण होता है तो 6 साल के लिए वो सरगुजा के एरिया में चले जाते हैं। वहां से लौटने के बाद फिर उन्होंने पलामू में ये किया, कब्जा किया अपना। और बिल्कुल एकदम वही जो राजा मेदनिया, उनकी आप तस्वीर देख लीजिए, मूर्ति जो लगी उस पर दुबिया खान में, तो देखने के बाद ही लगता है कि अरे एक अद्भुत व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसने हमें राज करना सिखाया, प्रजा की भलाई के लिए काम करना सिखाया। और बड़ी मजेदार चीज है, हम और अविनाश, हम दोनों के लिए राजा मेदिनी राय का जुड़ाव इतना ज्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं। पलामू किला से लेकर नहीं, हम लोग दोनों जब घर जाते हैं, ये जैसे ही चैनपुर पार करते होंगे, मैंने कहा ना कि शाहपुर का किला जो है, चलानी किला के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो पलामू के उत्तर से पलामू के शिखर दोनों को देखने वाला रहा है। वहां से बैठ के देखा गया है। कहा जाता है कि दोनों के बीच सुरंग भी रहा है, पलामू किला और यहाँ चलानी किला के बीच एक सुरंग हुआ करता था। तो राजा मेदिनी राय के ही और चेरो वंश के ही बनवाए हुए सारे किले हैं। तो राजा मेदिनी राय को याद करने की बहुत ही जरूरत है। उनके ऊपर जो किताब है, अभी मेरी गंगेश्वर सिंह जी से बात की है, वो किताब भी डाल्टनगंज में जल्दी पहुंचने वाली है, वहां भी लोगों को उपलब्ध होगी। उससे आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। और उसका फिल्मों की जो चर्चा की आपने ना, तो फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ, संभवतः पद्म गोलाप। पद्म गोलाप में हीरोइन बोलती है कि अरे देखो देखो, ये फलाने सिंह का बनवाया हुआ किला है, पलामू दुर्गो, बंगला में दुर्ग बोलते हैं, पलामू दुर्गो अस्चे। और वहीं पे हीरो जब आता है ऊपर, तो हीरो है उस फिल्म का कवि। तो कहता है अरे कोई मानू थक गए, थक गए किला में ऊपर चढ़ने में, तो हमें थकना नहीं है। पलामू किला का जो शौर्य है, राजा मेदिनी राय का जो दिया हुआ है, उससे हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं देखता हूँ ठेठ पलामू भी, जब वहाँ छठ के बाद मेला लगता है, तो उस मेले के ऊपर बड़ी अच्छी बातें ठेठ पलामू को भी मैंने 1-2 बार पढ़ा है वहाँ के मेला के बारे में, और मेदिनी राय के बारे में पढ़ा है। और वहां तो अब हर साल संभवतः 1997 या 98 से राजा मेदिनी राय की मूर्ति वहां लगी है, और उन्हीं के याद में किसान मेला भी होता है वहां पे दुबिया खान में। 1992 से आदिवासी महाकुंभ मेला शुरू हुआ है उनके याद में, दुबिया खान में। जी 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 जी। आपका कुछ इसके ऊपर कोई टिप्पणी अविनाश जी, राजा मेदिनी राय के ऊपर? राजा मेदिनी राय तो गौरव है पलामू के, इसमें कहीं माने उनको जानना समझना इस पीढ़ी को ज्यादा जरूरी है। और जो किताबों की चर्चा हुई, वो किताब लिखे जा रहे हैं। या अभी हाल में आदिवासी महाकुंभ मेला के दिन मिथिलेश ठाकुर जी आए थे मंत्री, तो उन्होंने कहा है कि इस मेला को राजस्व मेला के रूप में घोषित करेंगे, जो राजा मेदिनी राय के याद में लगते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार का फोकस जब इस मेला पर है, तो आने वाले दिन में राजा मेदिनी राय पर और कुछ विशेष काम हो, और स्थानीय स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए। जी जी। अच्छा, एक प्रश्न दर्शकों से, और ये प्रश्न है सत्यान्वेषी स्वामी जी का, कि सोशल मीडिया पर ठेठ पलामू की तरह कई सारे पेज शुरू हुए हैं, इसी तरह कई न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनल हैं। क्या आप जैसे मेन स्ट्रीम पत्रकार भी इनसे जुड़ते हैं? इनकी वर्तमान स्थिति से आप कितना संतुष्ट हैं और उनके लिए क्या मार्गदर्शन है? जी, तो हम यहाँ पे इस समय में ठेठ पलामू की बड़ाई सुनना चाहते हैं। तो हाँ, अविनाश जी बताइए फिर। प्रभात भैया से पहले सुने हम लोग ठेठ पलामू के बारे में। तो देखिए, जब ठेठ पलामू के हम बात करें, तो सबसे जरूरी कि हमारा कंटेंट कैसा हुआ जी। ये ठेठ पलामू ना, हम कई को पेज देखेला, मेदिनी नगर के नाम से पेज बा, डाल्टनगंज के नाम से पेज बा, अपना डाल्टनगंज पेज बा, पलामू न्यूज करके पेज बा, कई तरह के कई पेज बा। हम सबके रोज कम से कम हमारे नजर से गुजरल सब पेज। तो सबसे जरूरी चीज बा कंटेंट जी। जब हम कंटेंट रही हमारे पास, तब कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ी जी। तो हाँ, तो सोशल मीडिया पे जितना पेज चल रहा बा, ओकरा में सबसे जरूरी चीज बा कि हम कंटेंट कैसन देवत। जैसे हम कंटेंट दे, तुरंत कॉन्टैक्ट बढ़े लगी।
और हमरा ऐसा गर्व बा कि ठेठ पलामू पर भी हमारे बहुत सारा आर्टिकल शेयर होला। ओकर बाद एक और पेज बा, ओकर नाम बा पलमुआ कनेक्शन। पलमुआ कनेक्शन पर भी हमारे कई शेयर होला। तो सब जगह जब कंटेंट हमार बढ़िया हो तो सबसे सोशल मीडिया पर जितना पेज चलावे वाला लोग बड़े जो देख रहे बड़े, या ठेठ पलामू पर भी जिनके जिनके कंट्रीब्यूशन हो वाला, उनका से हमारे यही आगे था कि कंटेंट जरूर होए के चाहिए। अगर हम कंटेंट नहीं दे, केवल जैसे अभी एक चीज चल रहा है वो बहुत बढ़िया बात, जैसे मीम अभी पूरा चल रहा है दशहरा के समय वाला, कई और पेज पर भी चल रहा है, ठेठ पलामू पर भी चलल, मैच वाला भी चलल। लेकिन ये बात से क्षणिक चीज बा। जैसे ही हम कोई मीम, हाँ जैसे ही हम कोई मीम दिली तो वो मीम देवा से 1 घंटा के अंदर खत्म होकर कहा। लेकिन जब हम कंटेंट देवीला, काले हम पढ़ रहा रही कोई आनंद केशव के लिखल रहे क्या बेटा की विदाई या क्या करके बेटा के विदाई, बेटा के विदाई, हाँ बेटा के विदाई। हाँ, तो अगर ओकरा में कंटेंट होई तो जहाँ कंटेंट होई तुरंत कांटेक्ट बढ़ी। तो हमारा आग्रह यही रही लोग से कि कंटेंट जरूर दें, कंटेंट बढ़िया रही, फटाफट एकदम काउंटिंग भी बढ़ जाए या कांटेक्ट भी बढ़ जाए। जी तो ट्रिपल सी के ध्यान देवेला होई सोशल मीडिया पे, कंटेंट, कांटेक्ट और कॉम्पैक्ट, ये 3 चीज हम देंगे तो बहुत अच्छी चीज होगी। अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद भैया। राउर जोन भी शब्द रहल वो हमेशा हमनी के प्रोत्साहन देले बा और आगे भी देते रही। अच्छा, अब फिर से हम पत्रकारिता की तरफ लौटे थी। एक चीज जोन की यथार्थ बा यहाँ, हालांकि बहुत बढ़िया तरीके, लेकिन एगो यथार्थ बा कि यहाँ पे नेगेटिव न्यूज बहुत मिलते हैं पलामू में। तो और बहुत सारे लोग जो हैं आज भी अपने दिन की शुरुआत किसी हिंदी दैनिक से यहाँ पे शुरू करते हैं या अंग्रेजी दैनिक से शुरू करते होंगे, लेकिन ज्यादातर हिंदी दैनिक से ही शुरू करते हैं। तो आपके हिसाब से जो भी, और न्यूज तो न्यूज है, लेकिन एक ऐसे नेगेटिव न्यूज को फ्रंट पेज पर जगह देना कहाँ किस हद तक सही है? ये सवाल मेरा अविनाश जी से। देखिए, हाल के दिनों में अगर आप देख रहे हैं तो अखबारों ने भी अपने आप को चेंज किया है जी। नेगेटिव कुछ न्यूज को फ्रंट पेज पर छपना जरूरी भी होता है। कोई बड़ी घटना हो गई तो फ्रंट पेज पर जगह लेना मजबूरी है अखबार की भी। आप देखेंगे कि 100 की तस्वीरें अब नहीं छपती है अखबारों में। जैसे कि गर्दन रेत कर हत्या, तो वो तस्वीर नहीं छपती है, या 5 लोग मारे गए या 10 लोग भी मारे जाएंगे, या कोई ऐसी तस्वीरें जिससे देखने मात्र से मन में कुछ विभत्स रूप आ जाए, तो उस सारी तस्वीरें अब लगभग छपनी बंद है। और पॉजिटिव खबरों को अब फ्रंट पेज पर जगह मिल रहा है। जैसे कि किसी किसान ने बेहतर किया, जैसे कि हुसैनाबाद के किसानों ने शुगर फ्री आलू का खेती शुरू किया पलामू में, तो प्रभात खबर में उसको फ्रंट पेज पर जगह मिली। कोई यहाँ का स्टूडेंट जिसने बेहतर किया, उसको भी फ्रंट पेज पर जगह मिलती है। तो जो यहाँ सकारात्मक चीजें हैं उसको अब अखबार ने भी बदला है। सकारात्मक चीजों को सामने लाने की कोशिश हो रही है अखबार द्वारा। जहाँ कुछ प्रयास अगर किसान ही कर रहे हैं बेहतर प्रयास, तो हो रहा है। जैसे कि चर्चा हुई थी अकाल पे, तो इंदिरा गांधी जब अकाल में आई थी दौरे में पलामू में, तो हम लोगों ने एक स्टोरी की थी कि माको को आज भी याद है कि इंदिरा गांधी ने खाया था उसके घर माठा अघा था, लोहड़ा गांव की एक महिला की। जब हम लोगों ने छापा तो फ्रंट पेज पर ऑल एडिशन छपा। अरे वाह। तो ये सब चीजें जैसे कि पलामू को स्थापित, तो जो चीजें हैं वो फ्रंट में जो जगह मिल रही है पॉजिटिव चीजों को भी, लेकिन नेगेटिव भी छापना प्रभात भैया बेहतर बताएंगे, मजबूरी भी है। अब हमसे संपादक कहेंगे उस खबर को छापना ही, हमने कहा पाठक नहीं पढ़ रहे, लेकिन कस्टमर इज किंग है, उसको भी लोग पसंद कर रहे हैं तभी छप रहा है। लेकिन पॉजिटिव चीजें बढ़ी है अभी अखबारों में भी। अच्छा, जहां तक मेरी समझ है। जी जी जी। प्रभात भैया, कोई आप टिप्पणी आपकी? तो माने, हाँ सीधे मेरी मान्यता है कि खबर केवल खबर होती है। अच्छा, वो उसका कोई सकारात्मक या नकारात्मक, हाँ कोई सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होता है। खबर उसका असर सकारात्मक नकारात्मक पड़ता है, लेकिन खबर कभी सकारात्मक या नकारात्मक उसको आप बांट नहीं सकते हैं कि ये खबर नकारात्मक है तो हम इसको पेज 1 पे नहीं लगाएंगे और ये खबर सकारात्मक है तो हम इसको
अंदर लगाएंगे। हाँ, खबर जी, खबर जी। अपना स्थान खुद तय करती है, ये मेरी हुँ, मान्यता है। हुँ, आप बहुत बड़ा अचीवमेंट अगर डाल्टनगंज के किसी लड़के ने कर दिया जी। और उसी दिन डाल्टनगंज की एक खबर, प्रभात खबर, ये मान लीजिए बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ, मैं जिस अखबार अमर उजाला में हूँ उसका एडिशन वहां है नहीं, तो जी। ये कहते हैं तो मैं प्रभात खबर की ही चर्चा कर रहा हूँ। अगर आज हुँ, हुँ, खबर एक आती है कि डाल्टनगंज हुँ, में गुंडों ने एक दुकान में लूट किया, जी, 10 लाख रुपए की लूट कर दी, और उसी जी, दिन डाल्टनगंज की एक खबर आ जाती है कि डाल्टनगंज के लड़के ने आईआईटी क्रैक कर लिया। जी, खबर दोनों महत्वपूर्ण है, पाठक तक जी, दोनों पहुंचाना है। जी। अब इसको तरीका क्या है कि हुँ, दोनों खबरें हैं, खबर जनता तक पहुंचानी है, थोड़ा सा जी, स्टाइल बदलना होता है। ऊपर लगा जी, दिया कि डाल्टनगंज के लड़के ने आईआईटी क्रैक किया, नीचे खबर जी। लगा दी हमने कि डाल्टनगंज में लूट। नहीं तो अगर हम दोनों खबर नहीं दे, ये कह दे कि सकारात्मक खबर है डाल्टनगंज के लड़के ने कर दिया, उसको पेज 1 पे हाँ, हाँ। डाल दिए, और लूट वाली अच्छा, खबर अंदर 6 नंबर पे लगा दिए, तो वो हाँ, हाँ, पत्रकारिता और पाठकों के संग, दोनों के संग बेईमानी होगी। हाँ, तो हाँ, खबर को ऐसे ही नहीं तय कर देना चाहिए कि निगेटिव है तो इसको हम नहीं पहले पन्ने पे लेंगे। खबर कोई हाँ, निगेटिव हाँ। नहीं होती है, खबर हरदम पॉजिटिव खबर भी संदेश देने वाली होती है। हुँ, हुँ। अगर किसी रेप के आरोपी को अगर सजा होती है तो उसे आप कैसे जी, कहेंगे कि निगेटिव खबर है? वो जी। डराने नहीं, नहीं, वाली बिल्कुल खबर सही, होती है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक प्रश्न जो है वो ये है कि साहित्य और मीडिया, इसका एक अनुनाश्रय संबंध है दोनों का। आपको पलामू के परिप्रेक्ष्य में इसके वर्तमान की स्थिति और भूत की स्थिति पर आपका कुछ अगर टिप्पणी मिलता, कोई आप दोनों से मेरा अनुरोध है कि आप इसके ऊपर कुछ हमें बताइए। किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है मीडिया और साहित्य, पलामू की दृष्टि से? इस पर प्रभात भैया ही विशेष प्रकाश डालेंगे साहित्य की दृष्टि देखिए, जब इन्होंने कहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं साहित्य हाँ, का विद्यार्थी जी। हूँ। हिंदी हिंदी साहित्य तो जन्मना है, मातृभाषा है हुँ, हिंदी, और हुँ, अंग्रेजी मेरी पितृभाषा है। जी। हाँ, अंग्रेजी से मैंने एमए किया है, तो हिंदी साहित्य में भी बताया जाता है, और जो पत्रकारिता में हूँ मैं, तो बताया हुँ, जाता हुँ, है जर्नलिज्म लिटरेचर रिटेन इन हरी। हुँ, हुँ, पत्रकारिता भी जो है वो साहित्य है, लेकिन जल्दी में लिखा गया साहित्य है। पत्रकारिता में जब जी। हम न्यूज लिखते हैं तो कभी कभी आप हुँ, देखते होंगे कि कॉमा की जगह फुल स्टॉप लग गया है, और जहां फुल हुँ, स्टॉप होना चाहिए वहां कॉमा लग गया है, एक ही वाक्य में 3 बार और लिखा हुआ है, तो हुँ, ये साहित्य जल्दी में लिखा जाता है इसलिए। लेकिन जब हम हुँ, विशुद्ध साहित्य लिखते हैं तो वहां जी, एक वाक्य में आपको 3 बार और देखने को नहीं मिलेगा, कॉमा और फुल जी। स्टॉप सब कुछ को बढ़िया से किया जाता है, सजा के लिखा जाता है। तो हुँ, हुँ, साहित्य और इसका आश्रय संबंध जो आपने कहा वो बिल्कुल सही हुँ, है। और हुँ, हुँ, पलामू में कई, मैंने अभी आपको कह रहा हूँ, आपने साहित्य और पत्रकारिता की बात की, अभी हमारे यहाँ के श्याम बिहारी श्यामल एक पत्रकार हैं, अभी जी। बनारस में कार्यरत है वो, हुँ, तो कई साहित्यिक किताबें लिखी हैं। अभी उन्होंने एक, ये नाम कंथा, कंथा करके हुँ, एक हुँ, उनका उपन्यास अभी हाल ही में आया है। तो जो हुँ, हुँ, पत्रकार होगा वो साहित्य भी लिखेगा। हुँ, हुँ, दीन जी की मैंने पहले चर्चा की थी, दीन जी पत्रकार, दीन जी अद्भुत लिखने वाले रहे हैं। हुँ, मैंने हुँ, समझिए कि ट्रेवलॉग है उनका, जो कि चार धाम की यात्रा या क्या नाम है उसका, अद्भुत हुँ, हुँ, ट्रेवलॉग है। मैंने तिरसठी पढ़ा है और कुछ पेज पढ़े हैं उसके। तो बिल्कुल हुँ, साहित्य और इसका तो दोनों का बिल्कुल रिश्ता है, हम इनकार करके उसको नहीं चल सकते हैं। और आज भी कई लोग, अभी कल ही परसों खबर छपी है डाल्टनगंज के अखबार में, एक लोकार्पण हुआ है कठजीव करके एक किताब का, जी, अच्छा, श्याम किशोर पाठक जी का। पत्रकार की लिखी हुई किताब है। वाह! तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल साहित्य और पत्रकारिता दोनों साथ साथ चलने वाली चीज है। हाँ, हुँ, हुँ, घालमेल नहीं होना चाहिए। जब हम पत्रकारिता कर रहे हो तो वहां हमें हुँ, साहित्यिक नहीं होना चाहिए। खबर है तो जी, खबर की रोमान हमें लिखनी होगी। अगर खबर में हम साहित्य घुसाने लगेंगे तो फिर वो हुँ, पाठक को भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और अगर हम हुँ, साहित्य जहां लिख रहे हो तो साहित्य में अगर हम रिपोर्टिंग करने लगेंगे तो वो भी नहीं हुँ, होना चाहिए। दोनों को अलग अलग रख के काम करना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। जी, जी, जी। अच्छा, हम पलामू के बारे में बात कर रहे हैं और पत्रकारिता के बारे में बात कर रहे हैं, और
इन दोनों को जोड़ने वाले एक अद्भुत शख्स जो यहाँ पे हुए हैं, रामेश्वरम जी। तो हमें रामेश्वरम जी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, रामेश्वरम जी के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दूसरी और मैंने उसी कड़ी में मैं लेके आपको चल रहा हूँ। जब चलो। हम पलामू की जब चर्चा करेंगे ना, हम्म। तो पहला नाम जब आना चाहिए साहित्य या पत्रकारिता, साहित्य ही हम पहले ले लें तो जी। आचार्य रामदीन। अगर हम उनको आचार्य। याद नहीं करते हैं तो हाँ, पलामू की कोई साहित्यिक चर्चा बिल्कुल अधूरी होगी आचार्य रामदीन पांडे के नाम। और जी। जैसे ही हम उनका नाम लेते हैं तो उन्होंने हम्म। पलामू को कैसे देखा है। हम्म। उन्होंने लिखा, वंदे पलामू सरिता च शैलम, पलामू की वंदना की है आचार्य ने। जी। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, राष्ट्रीय स्तर के विद्वान, मुजफ्फरपुर में हिंदी के विभागाध्यक्ष, देवघर विद्यापीठ में वहां के प्राचार्य। वो जहां रहते थे बिल्कुल शिवाजी मैदान के इस कोने पे, और उसी के हम्म। अगले कोने पे क्रांति कुटीर रामेश्वरम जी का घर। जी। जी। हाँ, रामेश्वरम जी के संग अब हर व्यक्ति इंसान की अपनी विचारधारा होती है, मेरी भी एक विचारधारा है, उससे जी। मैं अलग नहीं होता हूँ। लेकिन पत्रकारिता हम्म। जब करता हूँ तो विचारधारा को अलग रख के करता हूँ। तो जी। रामेश्वरम जी से विचारधारा में बिल्कुल, जिसको 36 का आंकड़ा कह लें, वो वाला आंकड़ा हम लोगों का था। लेकिन मैं हम्म। रामेश्वरम जी का बहुत प्रिय था। रामेश्वरम जी के यहाँ बैठता था तो उन्होंने ही मुझे दिखाया था कि देखा, ये जो घर हवा ना, ये रामदीन हम्म। पांडे के घर है। रामदीन पांडे ऐसे लिखले हतो, पलामू के हम्म। इतिहास लिखले हतो, पलामू के शिलान्यास पे लिखले हतो, अद्भुत अद्भुत हम्म। चीज लिखले हतो। तो पलामू बताने वाला पहला शख्स और एकमात्र शख्स अगर मेरे जीवन में आया है हम्म। तो रामेश्वरम जी ही है। रामेश्वरम जी ने काफी चीजें बताई। वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे। बस कुछ पूछ दीजिए, बस बैठा ना, हम तुरंत कटिंग लेके आवे थी। घर के भीतर अच्छा। जाते और कटिंग लेके चले आते। अरे हाँ। कहीं भी उनको जरूरत नहीं पड़ती थी किसी चीज से। आपको अगर कुछ जानना हो, आए चाचा हमारा ये चीज जाने ला है, तो हाँ हाँ जी। बतावे थी वो बेटा। तो हर हाँ। चीज, हर सवाल का जवाब उनके पास होता था। और आज आपने बहुत अच्छी बात की कि जब पत्रकारिता पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उनकी चर्चा अगर नहीं हो तो कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रहता है। इसके जी। अलावा थोड़ी चर्चा में और पत्रकारिता और साहित्य के संग ये हम लोग जो शौर्य की चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोगों का नाम मैं और लेना चाहता जी। 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 स्वागत है। हूँ। हाँ, पलामू में अगर हम बात करें और नीलांबर पीताम्बर के बलिदान को भूल, 1857 की क्रांति, नीलांबर पीताम्बर, उनका योगदान अद्भुत रहा है। बहुत संघर्ष और शौर्य की प्रतिमूर्ति दोनों भाई रहे हैं। अंग्रेजों के ऊपर जितना उन्होंने प्रहार किया शायद ही बहुत कम, मैंने देश में हम्म। बहुत कम लोगों ने किया होगा। इसके बाद जी। 1942 मूवमेंट में कई नाम ऐसे हुए, कई लोगों के नाम भी अभी मैंने गिनाए आपको। हम्म। पलामू ही एक ऐसे, मैंने जितना मैंने पढ़ा है, एक ऐसी हम्म। जगह है जहां से कि 5 भाइयों की जोड़ी रही है स्वतंत्रता आंदोलन में जेल। हम्म। हाँ, शायद ही इस तरह का कहीं होगा। आपको मैं हम्म। उन भाइयों का नाम बता रहा हूँ, यदुवंश हम्म। सहाय और उनके छोटे भाई उमेश्वरी चरण जी, गणेश प्रसाद हाँ। हाँ। वर्मा जी, नंद किशोर प्रसाद वर्मा जी, नीलकंठ सहाय, ऋषि कुमार हाँ। सहाय, हाँ। तीरथ प्रकाश भसीन, वेद प्रकाश भसीन, हजारी लाल शाह, नारायण लाल शाह, ऐसे लोग, जी। इनको याद करने का दिन है। हम जब पलामू की चर्चा करें तो इनको याद करें, इनके ऊपर लिखें और इनके ऊपर बात। हम्म। हम्म। अच्छा, एक और प्रश्न मैं लेता हूँ। और इस समय में हमारा संपर्क टूट गया है अविनाश जी से। ओके, अब वो जुड़ते हैं तो मैं वापस उनको यहाँ पे लाऊंगा स्क्रीन पे। फिलहाल ये प्रश्न उठाते हैं, लेते हैं कि पलामू के लोक संगीत के नाम पर प्रसार भारती आकाशवाणी ने कुछ कदम उठाए, तो वैसे ही पलामू के लोक साहित्य अपनी भाषा को बचाने के लिए प्रिंट मीडिया की क्या भूमिका रही है या होनी चाहिए? तो हमारे, एक मिनट, मैं अविनाश जी को जोड़ भी रहा हूँ, वो एक बार बस दिख जाएं फिर मैं उनको जोड़ता हूँ। हाँ। हाँ। अविनाश जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आप सुन पा रहे हैं अविनाश जी? जी। 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 अच्छा, एक प्रश्न जो आ रहा है वो यह है कि पलामू के लोक संगीत के नाम पर प्रसार भारती आकाशवाणी ने कुछ कदम उठाए, तो वैसे पलामू के लोक साहित्य अपनी भाषा को बचाने के लिए प्रिंट मीडिया की क्या भूमिका रही है या होनी चाहिए? अपनी भाषा जो हमारी है, पलामू की पलमुआ भाषा जो है, एकरा बचावे खातिर का प्रिंट मीडिया के सहयोग होके के चाहिए, एकरा में चाहे का होइल बा पहले?
हेलो। देखिए हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी, आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है अब। जी बताइए। जी। जहाँ तक लोक साहित्य और लोक कलाकारों को संरक्षण संवर्धन की बात है, तो जी। स्थानीय स्तर पर भी जो भी लोक कलाकार हैं, जो उनके प्रयास हैं, हम्म जैसे अभी सुबह हम्म सवेरे का कार्यक्रम चला सरकार की ओर से, जो कोरोना काल में बंद है, उस दौरान जो हम्म भी प्रस्तुति हुई या कलाकारों की जो भी समस्या रही, लॉकडाउन के दौरान जी। ही हम लोगों ने विशेष सीरीज, हम्म किस तरह कलाकार परेशान, लोक कलाकार परेशान है, तो हम्म उनके संरक्षण संवर्धन के लिए मीडिया के स्तर से जो हो सकता है हम्म या किया हम्म जा सकता है, हम लोग ने हम्म भरपूर कोशिश की और करते जी। भी हैं, और खबरें उनकी आती रहती है कि हम्म सोसाइटी में, और लोक कलाकार स्वयं भी सक्रिय हैं सोशल मीडिया के जरिए या फिर मीडिया में अपनी बात को पहुंचाते हैं। अब पहले जी। और आज की स्थिति में बदलाव आपको भी दिख रहा होगा, जी। और खास करके आप पलामू जो लोक साहित्य को बचाने में जो आपकी जी। भूमिका है वो भी सराहनीय है। जी। जी। बहुत धन्यवाद जी आपका। प्रयास से अच्छा वातावरण तैयार हुआ है सोसाइटी के अंदर। जी। 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 हाँ प्रभात जी, आपसे भी मैं इस प्रश्न का उत्तर लेना चाहूंगा। देखिए, वो वर्तमान में झारखंड के अखबार तो मैं पढ़ता जरूर, जी। और कई अखबारों में मैं देखता हूँ स्थानीय बोली में भी उनके यहाँ पन्ने रहते हैं। जी। और हर अखबार में मैं देखता हूँ कहीं न कहीं से उनके यहाँ पेज रहते हैं। हम्म आकाशवाणी में भी कार्यक्रम इस तरह के आयोजित होते हैं। लेकिन मैं फिर जी। उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जी। उस स्तर पे होना चाहिए जो इस सुमान अखबार की चर्चा मैंने की, तो हम्म रामेश्वरम जी ने उसमें बड़ा प्रयोग किया था। उनके जी। यहाँ स्थानीय बोली में रोज कुछ ना कुछ छपा करता था। अरे रोज जी। तो रोज की हो गई है, साप्ताहिक रूप से वो कॉलम जरूर छापते थे। उसी में एक जी। कॉलम मैं आपको याद करके बता रहा हूँ। जीएलए कॉलेज में डॉक्टर ब्रजकिशोर पाठक हिंदी के जी। बड़े अच्छे से हुए। उनकी किताब थी कुरुम का जूता। कुरुम अच्छा। के जूता को धारावाहिक रूप में उन्होंने छापा, मगही में था वो लिखा हुआ, और जी। अद्भुत उपन्यास। जिस अखबार अच्छा। में राष्ट्रीय न्यूज़ में हम लोग थे, तो वहां भी आपन बोली में बतकही छपा करता था। तो इस अच्छा। तरह के प्रयास होने चाहिए। हाँ, अभी अविनाश है मेरे संग, तो कभी न हाँ। कभी साप्ताहिक कॉलम एक वहाँ के लोगों को, जो और हम्म भी अखबार के लोग होते हैं, एक साप्ताहिक हम्म कॉलम होना चाहिए कि जिसमें हम जी। अपनी बोली कुछ लिखें, और जिससे कि, क्योंकि पठनीयता है। हम जैसे मैंने पलमुआ में जब बात की इस फोरम पे, तो संभवतः हम्म किसी को खराब नहीं लगा होगा। लोगों को कहीं न कहीं हम्म से बोली में हो सकता है मेरे तीखापन रहा हो, लेकिन वो हम्म तीखापन भी मीठा ही लगा होगा। तो इस मीठापन को वहाँ के अखबारों में और जो वेबसाइट हैं, जैसे ठेठ पलामू पे, तो खैर एक बार मैंने भी पूरी बात ही लिखी थी पलामुआ में। एक पोस्ट मैंने ठेठ पलामू के लिए स्पेशल लिखा था तो बिल्कुल मैंने उसमें अंत में डिस्क्लेमर भी लगा दिया था कि मैंने अपने हम्म फूफा जी से बातचीत से लिखी है, लेकिन आप जिसको अपना नजदीकी मानते हो उसको इस जगह पे रख के पढ़िएगा तो बड़ा आनंद आएगा। तो जी। अपनी बोली की बात ही है, अपनी जगह की चीज ही बड़ी मजेदार है। जी। जी। अच्छा, एक जो कमेंट आ रहा है उसके को पढ़ने से मुझे पता चला कि यहाँ पर पत्रकारों के नाम पर 2 सड़कों का वो का उद्घाटन हुआ है, और उन 2 सड़कों के बारे में कुछ बताएँ अविनाश जी? जी, हम यहाँ पत्रकारों का एक संगठन है पलामू पत्रकार परिषद, जी। और हम लोगों ने मिलकर, पलामू पत्रकार परिषद ने मिलकर ये हुँ। नगर निगम के सामने मांग रखी थी मेयर से कि जी। सभी लोगों के नाम पे लगभग पथ है यहाँ, लेकिन हुँ। पत्रकारों के नाम पर कोई पथ पलामू में, डाल्टनगंज में नहीं है। तो हम जी। लोगों ने मांग रखी थी, एक दिवंगत पत्रकार सुरेंद्र सिंह रूबी जी के बारे में, और दूसरा जी। रामेश्वरम जी के बढ़िया। बारे में। अच्छा, वाह! तो अप्रैल माह में इसी साल हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। 10 अप्रैल या 11 अप्रैल को उसका उद्घाटन हुआ है। जी। शिवाजी मैदान की तरफ से जो रास्ता रामेश्वरम जी के पथ घर की ओर जाते हैं, वो उसको रामेश्वरम जी के पथ पे है, और रूबी हुँ, हुँ, सर हुँ। के घर के जाने वाली सड़क को उनके नाम किया गया। संभवतः झारखंड में ये पहली बार ही हुआ है।
उसके पहले जी। नामधारी जी ने जनार्दन द्विवेदी दीन जी के नाम पर एक पथ का उद्घाटन, 3 पथ हम्म हैं पलामू हम्म जो पत्रकारों के नाम समर्पित। हम्म। अच्छा, एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ये प्रश्न है दिनेश कुमार शुक्ला जी से और बड़ा ही लॉजिकल है कि पलामू की भाषा मगही भोजपुरी ही है, इन भाषाओं को मान्यता मिले, इस हेतु आप सब लेखनी के धनी हैं। प्रश्न है कि किस तरह से पलामू की भाषा को मान्यता मिले और इस हेतु पत्रकार गण कैसे मदद पहुंचा सकते हैं? मेरे ख्याल से मान्यता तो मिल गई ना पलामू के भाषा की। इस बार के जनगणना के रजिस्टर में पलामुआ भी एक बोली है। जी 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 जी। तो पलामुआ बोली जो है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम्म। यहाँ की बोली के संग लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। जी हाँ, आप अगर लातेहार की तरफ पलामुआ बोलेंगे तो जी। उसमें नागपुरिया टोन भी आ जाएगा बोलने में, हम्म। और थोड़ा सा या या उदाहरण हाँ। से बताइए, या आप उदाहरण से बताइए तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। देखो, हम रहे वाला ही पलामू के भाई। हम जब जी पलामू के बात करीला, जैसे मगही और भोजपुरी दोनों लिखते बड़े ई प्रश्न आई, जी तो जब हम जी। पलामू के बात करीला तो हाँ। हम सीधे कहें कि ए भाई हमरा एक डूबा खीर दे दे खाएला। अच्छा। जी। हाँ, हाँ। तो हाँ। ये बस इतना ही अंतर होता है, डूबा हो जाता है पलामू में। अब अगर हम अच्छा। मगही में चले जाते हैं, मगही मेरी ननिहाल है, मगह क्षेत्र जी। में, तो वहाँ हम यही हम्म। कहेंगे, ए भाई हमरा तनी एक कटोरी खीर दे देना खाएला। अच्छा। और वही जगह हम भोजपुरी, जहाँ मेरा 2 जगह गांव है, एक पलामू में पंधेरी बांध और रोहतास जिला में पंडुका। तो वहां जी। अगर गए तो वहां थोड़ी सी तन के मैं बोलूंगा, ए तनी जी हम्म। एक कटोरा खीर लाना तो जी। बस अंतर यही है तीनों जगह की भाषाओं में, टोन में थोड़ा सा अच्छा। अंतर है, कुछ शब्दों का अंतर है, नहीं तो तीनों एक है। और पलामुआ को इस बार का इसमें मिला है। और कुछ चीजें तो ऐसी है ना, भाषा की आपने जिक्र की, जी तो हमारी दादी सुबह में कहती थी कि उठा मुनु बिहान हो गल बा। देखिए जी। पलामू की बोली में कितने साहित्यिक शब्द भी हैं। तो हम लोग हाँ। समझते थे कि बिहान मतलब एकदम गांव का पलंगुआ शब्द है ये। अब नहीं किसी नहीं। हाँ, कहीं हाँ पढ़ते हाँ समय के क्रम में बिहान आ गया, तो हाँ। मैंने अपने दादाजी से पूछा कि ये बिहान, हमारी दादी बिहान बोलती है, पलंगुआ शब्द देखते ना, ये इतना बड़े किसी कवि के इसमें आया है। बोले नहीं नहीं नहीं, बिहान जो होता है ना, ये हम्म। बिल्कुल। जी जी। अच्छा, एक चीज मैं बताता चलूं कि हम 1 घंटा 12 मिनट से लाइव हैं। इस समय में तकरीबन 75 लोग हमें देख रहे हैं और हमेशा से ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़ते रहे। तो अ, अब हम आखिरी 10 मिनट में इसको प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। तो अब हमारा प्रश्न है कि हमारा जो पेज है ठेठ पलामू, इसका प्रयास है आपन माटी अपनी माटी अपनी बोली, आपन माटी आपन बोली, और इसको सहेजने का, इसको संवारने का, इसको प्रसारित करने का। और हमारा जो भी हमारा मतलब जो अभी तक हम अपनी इसमें प्रयास करते रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे पोस्ट के माध्यम से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इसी से जुड़े रहें। तो आपका कोई मार्गदर्शन है हमारे लिए, और आप हमारे अब तक के प्रयास से कितने संतुष्ट हैं? और यह प्रश्न मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा और आप दोनों को विस्तृत उत्तर देना है इसका। जी। जी आप, आपके प्रश्न जो होते हैं ना, कभी कभी उलझाने वाले होते हैं, क्योंकि जी। पत्रकार जब तारीफ भी करता है ना, तो बड़ी कंजूसी करके करता है। तो लेकिन मैं कंजूसी नहीं करूंगा, और अगर कंजूसी करूंगा भी तो अच्छे हम्म। शब्दों में। जी संभवतः ठेठ पलामू का मैं प्रारंभिक पाठक, जी। बिल्कुल शुरुआती दौर से जब ये पेज बना था, तो हम्म। मुझे ये पता भी नहीं था कि ये पेज कौन बनाते हैं, कौन चलाते हैं। और आपको ईमानदारी से मैं कह रहा हूं हम्म। कि अब कुछ दिनों से मुझे पता चला है कि इसमें कौन कौन लोग सक्रिय हैं, और वो जी। काफी नजदीकी हैं मेरे। लेकिन ईमानदारी हम्म। से आज से 1 डेढ़ महीना पहले तक, जब तक वो कवि सम्मेलन नहीं हुआ था ना, तब जी। तक मुझे नहीं पता था कि कौन कौन लोग हम्म। इस पेज को चलाते हैं। जी तो एक पाठक के नजरिए से जब मैं देखता हूँ इस पेज को, तो जी काफी जानकारियां मिलती हैं। जी।
भाषा शैली लोगों की बहुत अच्छी है। कुछ अब नाम भूल रहा हूँ, जैसे एक कोई शुक्ला करके हैं, महिला लिखती हैं, वो जी, उनके लेख मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शर्मिला जी, सुमी के लेख अच्छे लगते हैं। एक जी, गोविंद के लेख अच्छे लगते हैं। जी, सन्नी शुक्ला भी के भी लेख मुझे अच्छे लगते हैं पढ़ने में। और एक शर्मिला सुमी के भी लेख मैंने पढ़े हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन सबसे मजा जो आता है पढ़ने में हुँ, कल जो सड़के आन में आनंद आनंद केशव। आनंद केशव, आनंद केशव हुँ, बेजोड़ लिखता है। उसकी लेखनी हाँ, खूब मजबूत हो। और हाँ, बड़ा मजेदार लिखता है। एक दिन उसने एक वीडियो डाला था, अब कोई कौन जी, धाम का वीडियो था, मैं भूल रहा हूँ। गजना धाम, गजना, गजना धाम। और बड़ी जी। मजेदार चीज है, जैसे ठेठ पलामू पे ईमानदारी से हम लोग बात करते हैं ना, उसने उसने कहा कि यहाँ गैला के बाद बियाहो लोग के तय हो जाला। और उसने वीडियो डाला और तीसरे दिन या चौथे दिन में उसकी सगाई हो गई। हुँ, तो हुँ, हाँ, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना ठेठ पलामू पे। जी, और जी, सुधार की तो गुंजाइश हरदम लगी रहती है। आप जी। हम लोग जैसे ये ठेठ पलामू भी आप जो लेखन करते हैं और जिस पे रोज करते हैं, तो एक तरह की जी। पत्रकारिता भी है। जितने भी सोशल मीडिया पे पेज चलाते हैं, एक तरह हुँ, की हुँ, पत्रकारिता है। और पत्रकारिता हुँ। में कहा जाता है कि आपको पता नहीं होता है क्या करना है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी निकालना है, रोज पीना है, जी। और फिर उसका अगले दिन जाके फिर वही काम करना है। और आपको हुँ, पता हुँ, नहीं हुँ। होता है कि आगे क्या होने वाला है। हुँ, तो पलामू में भी पता नहीं होता है कि आगे क्या हमें करना है। लेकिन जो भी होता है वो मुझे एक पाठक के रूप में अच्छा लगता है। कभी कभी मैं शेयर भी करता हूँ। हो सकता है अब आप ठेठ पलामू के प्रतिनिधि हैं, आपको पता नहीं जी, मेरा लिखा कैसा लगता है, लेकिन लेखन की कोशिश मैं भी करता हूँ। जी, तो जितने बहुत लोग अच्छा। लिखते हैं, हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में। जी, और अपने से, और यही नहीं, पलामू से और जी, जितने भी हैं, और जगह भी और जितने पेज चल रहे हैं ना, उनसे भी मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा कंटेंट अच्छा है। कंटेंट ही जी, लोगों को एकदम बिल्कुल जोड़ता है। और ठेठ पलामू जी, को कंटेंट को मैं कम से कम, अगर अखबार की बात करें तो बॉटम तो जरूर लगता है, लीड लगे या नहीं लगे। बॉटम अखबार में होता है जो सबसे नीचे खबर लगती है, तो अखबारी लहजे से ठेठ पलामू बॉटम तो जरूर है। और मेरी जी, शुभकामनाएं हैं। बहुत आभार। आइए अविनाश जी, यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हेलो? शायद फिर से उनसे मेरा संपर्क टूट गया है। अच्छा जब तक वो आते हैं, उनसे ये प्रश्न वापस करूँगा मैं। अच्छा एक सवाल था मेरा और अब लगभग 10-12 मिनट ही बचे हैं, तो उसमें मैं ये पूछ लूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें हमेशा जो हमेशा से आरोप लगे हैं कि ये लाल फीताशाही या फिर लॉबिंग तो वो इस इससे हमेशा वो प्रभावित रहता है। तो उसके बीच में फिर ये हमारी जो सोशल मीडिया आ जाती है जिसमें फ़ेसबुक है, न्यूज़ पोर्टल है या फिर यूट्यूब चैनल हैं। तो इनमें एक समानांतर जो पत्रकारिता है वो विकसित हो रही है। तो पलामू से पलामू में केंद्रित ऐसे इन तीनों माध्यमों में से किसी से आप जुड़े हैं अभी तक? देखिए, पलामू में मैंने हर जगह से पत्रकारिता की जी। हो, चाहे वो हुँ, अंग्रेजी अखबार के लिए हो, तो हुँ, हिंदी अखबार के लिए हो, जी, आकाशवाणी के लिए हो, दूरदर्शन जी, के लिए हो, जी, और वहाँ के पोर्टल्स हो उनके लिए, किया मैंने सबके लिए है। और जी। वो एक बड़ी बहुत आसान चीज होता है किसी के ऊपर आरोप लगा देना कि हुँ, हुँ। लाल फीताशाही और ब्लैकमेलिंग और पीत पत्रकारिता, ये बहुत आसान चीज है जीवन में। जिसको कुछ नहीं भी आता है ना, वो कहता है अरे हुँ, देखा वो तो कुछ वो गड़बड़ न्यूज छप जाए तो। मैं जी, जिस अखबार में पहले काम करता था, या कहीं भी गलतियां होती हैं, जीवन जी, आदमी का जीवन है, गलतियां होंगी। एक ऐसे हुँ। व्यक्ति ने आकर कहना शुरू कर दिया कि आपके अखबार में तो बड़ा त्रुटि होता है। हमने पूछा कि भाई त्रुटि क्या होता है यार? असल में वो त्रुटि हाँ, कहना चाह रहा था। हाँ, तो जिसको जिसको त्रुटि त्रुटि कहने नहीं आता है, हाँ, तो वो हाँ, व्यक्ति अगर कहने लगे कि आपके अखबार में त्रुटि रहता है, तो ये तो बड़ी खराब चीज है। जी, तो ऐसे जी, लोगों से ये नहीं। और रही बात पत्रकारिता की, हाँ, जो हाँ, जल्दी जल्दी करने की और ये करने की, अभी जी, तो जो मैं चर्चा कर रहा था, आपको एक बड़ी मजेदार चीज अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी, जी, अभी दो चीज पे मैं काम कर रहा हूँ। जी,
तो जो पत्रकार सुन भी रहे होंगे वो इस चीज को ये करके रखें। एक जानकारी पूरी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी उस पर एक बड़ा काम मेरा हो रहा है। पलामू के रिश्ते हर जगह से रहे हैं। अभी गोवा मूवमेंट, गोवा की आजादी के 60 साल पूरे हो रहे हैं, गोवा आंदोलन के 70 साल। मैंने गोवा मुक्ति आंदोलन और पलामू का कनेक्शन भी खोज लिया। वाह, गोवा मुक्ति आंदोलन, अच्छा, पोर्टुगीज से, उत्कलियों से। गोवा मुक्ति, हाँ, लोहिया जी का जो आंदोलन था वहाँ, जी, तो उसका भी मैंने पलामू से कनेक्शन खोज लिया है। आज मैं यहाँ इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एक जगह लिखा है बद्धू वहाँ के लिए। अभी जब तक वहाँ वो चीज छप नहीं जाती है तब तक उसको कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। दूसरा मैं एक चीज बता रहा था न्यूज के ऊपर, न्यूज के लिए कैसे मारामारी होती है। एक मिनट आपको बता रहा हूँ। अभी मेरे पास कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं कुछ दिनों से काम करने के दौर में। उसी दौर में 2 स्वतंत्रता सेनानियों की डायरी मिली। अच्छा, हाँ, एक डायरी मिली उमेश्वरी चरण जी की डायरी, जो कि उन्होंने हजारीबाग जेल में लिखी। तो उस पर तो मैं बहुत कुछ लिख चुका हूँ, लेकिन अभी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी एक डायरी मिली है यदुवंश सहाय जी। तो पलामू का ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि संविधान का मैंने पहले ही ये किया। ये महात्मा गांधी जी अगर किसी को 1 to 1 जानते थे पलामू में तो यदुवंश सहाय जी। तो यदुवंश सहाय जी नोआखली आज भी चर्चा में है। कल ही मैं खबर देख रहा था, नोआखली अभी बांग्लादेश में जो कुछ दंगा वगैरह हुआ है, नोआखली में भी कुछ फिर से दंगा हुआ है। तो नोआखली की उनकी डायरी मुझे मिली है। तो न्यूज के बारे में मैं एक लाइन आपको बता रहा हूँ कि उस समय भी न्यूज के लिए कैसे ये हुआ करता था। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये अखबार, ये जर्नलिस्ट भी होते हैं, ये गजब की चीज होते हैं। जल्दी जल्दी, हाँ, आज देखिए, आज भी लोग जल्दी जल्दी न्यूज भेजने के लिए लगे रहते हैं, उस समय भी जल्दी जल्दी न्यूज भेजने के लिए लगे रहते हैं। इनके आपसी रिश्ते अच्छे रहते हैं, लेकिन न्यूज भेजने में इतना कंपटीशन रहता है कि सब भूल जाते हैं जी। टाइपराइटर लिए रहते हैं। ये इस तरह से लाइन उन्होंने लिखा है। तो उनकी डायरी से भी ये भी मैं उनपे लिखने वाला हूँ। तो न्यूज को लेकर तो एकदम मारामारी रहेगी, चाहे डाल्टनगंज में हो या दिल्ली में हो। और आरोप डाल्टनगंज में भी लगेंगे कि अरे देखा, ये तो फलनमा के होटल में बैठ के खा लिए और न्यूज लिख लिए। हाँ, एकदम सच्ची बात है। और दिल्ली में भी तो थोड़ी बहुत चीजें चलती हैं इस तरह की। ये सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। अगर इसको लोग आदर्श मान लेंगे कि ऐसा चीज होता है तो ये गलत करके आएंगे। पत्रकारिता में आना हो तो एकदम बिल्कुल जी। और आरोप तो लगाते रहेंगे जीवन भर भी। हम ही अगर हम और ठेठ पलामू पर बात कर रहे हैं तो यहाँ भी कोई आरोप करे फलनवा के का बुझाते रहे कहला आइल रहन। जी जी जी। अच्छा, अब एक अंतिम प्रश्न और उसके बाद मैं इसको रैप अप करूंगा। और यह प्रश्न अविनाश जी से है। आपका संपर्क टूट गया था तो ये प्रश्न मैंने आपसे पहले पूछा था। तो प्रश्न मेरा वही है कि ठेठ पलामू का एक प्रयास है कि अपनी माटी, अपनी बोली को कैसे हम सहेजें, कैसे संवारें और कैसे आगे प्रसारित करें। तो आप हमारे इस प्रयास से कितना संतुष्ट हैं, और अगर आपका कोई हमें मार्गदर्शन आप देना चाहते हैं उसमें तो प्लीज। जिस तरह का प्रयास ठेठ पलामू द्वारा किया जा रहा है वो बिल्कुल सराहनीय है। और इसमें जो युवाओं की टीम है, मैं देखता हूँ न सिर्फ ठेठ पलामू में बल्कि दूसरे मंचों पर भी पलामू की आवाज को लेकर निरंतर सक्रिय रहते हैं। खास तौर पे देखा जाए तो सन्नी शुक्ला जी को मैं देखता हूँ, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जिस तरह उन्होंने काम किया, फिर अभी भाषा के सवाल को लेकर जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे लगता है कि पलामू के प्रति कुछ बेहतर करने की सोच है। और ये आने वाले कल के लिए बेहतर संकेत है जब युवा पीढ़ी पलामू की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और निरंतर इस दिशा में कदम बढ़ाते जाना है। हम लोगों की शुभकामना ठेठ पलामू के साथ है जी। और बाकी प्रभात भैया ने प्रकाश डाल ही दिया है जी जी जी। अच्छा, अब अगले 5 मिनट में कोई फाइनल कमेंट आप लोगों का पलामू के ऊपर? फाइनल कमेंट के लिए प्रभात भैया ही। हाँ, एक संदेश मैं देना चाहूंगा। पत्रकारों को आपने बुलाया है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे,
एक पत्रकारीय जीवन की एक घटना का जिक्र करूंगा जो कि पलामू से जुड़ा है। और जी। आरोप की बात मैंने आपसे कही ना कि हो सकता है ठेठ पलामू पे आरोप लगाया कि दोनों चैनपुर थाना वालों के बुला ले रहे हैं अगल बगल के। तो वो उदाहरण खोजने भी मैं चैनपुर ही जा रहा हूँ, अच्छा। दूसरी जगह नहीं। हाँ, तो संभवतः 2000 का चुनाव था। 2000 के चुनाव में एक गाड़ी के ऊपर नक्सलियों ने विस्फोट कर दिया। जी। चैनपुर थाना, चैनपुर से कोई 20-22 किलोमीटर अंदर में। चैनपुर के हम्म। रिपोर्टर थे संजय पांडे, अभी संभवतः जागरण में है या किस अखबार में है वहाँ। जी। तो जी। हाँ, उस गाड़ी में संजय पांडे, हाँ हाँ, संजय पांडे भी सवार थे। 26 या 28 पुलिस वाले थे, 2-3 और प्रशासनिक अधिकारी थे। इस गाड़ी को उड़ा दिया जाता है। खबर आती है कि ओहो। सारे लोग मारे गए। हम ओहो। लोग भी सारे लोग, हाँ, एकदम खबर छप के तैयार थी, हम लोग भी अपने अखबार में लगा चुके थे। अचानक क्या हुआ कि वो जो संपादक थे और सभी लोगों ने कहा कि थोड़ा सा ये कीजिए, हम लोग जरा जा रहे हैं घटनास्थल। अब वो लोग निकल गए। अब जी। निकलने के बाद 4 बजे मालूम हो क्या रहा है कि लोग अभी भी मैंने मरे नहीं है, घायल है, उनको लाया जा रहा है अस्पताल। ओहो। अब समझिए कि उनको लाया जा रहा है। 5-5:30 बजे वो डाल्टनगंज के अस्पताल में पहुंचते हैं। सभी घायलों की तस्वीर छपती है, हम लोग अखबार छाप रहे हैं डाल्टनगंज में, और लोग ले लेके निकल रहे हैं। और बाहर के सारे अखबार की मरने की खबर आ गई थी, और अखबारों में मरने की खबर थी। केवल वहां राष्ट्रीय मेल में ही खबर थी कि कितने लोग घायल हुए। तो अच्छा। हाँ हाँ, तो ये एक बड़ी, वो बहुत, अरे मेरे पत्रकारिता जीवन की सबसे अद्भुत घटनाओं में एक थी कि पूरी रात, मैं तो जनरली मेरी ड्यूटी वहां होती थी कि मैं रांची एडिशन तक देखता था, पहला पन्ना मैं वहां देखता था। 12-12:30 बजे ऑफिस पहुंचा, 8:30-9 बजे तक रांची एडिशन छोड़े, स्कूटर की चाबी उठाए चल दिए। उस दिन घटना हो गई थी तो पूरी रात में रहा था। दूसरे दिन 6-7-8 बजे तक मेरे अखबार छपते जा रहा है और बिकते। तो ये बड़ी चीज अच्छा। थी। दूसरी एक छोटे से, एक दो छोटे और ये बता रहा हूँ। डाल्टनगंज में 1994 में ही का साल बड़ा मजेदार रहा है, वहां से स्थानीय अखबार शुरू हुआ। एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था वहां पे, 17 अच्छा। सब जूनियर नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। अब उसमें अच्छा। बिहार के लड़के जीते। जो नए लोग हम्म। लिखने वाले होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे मीडिया पे, उनके लिए मैं ये हाँ। संदेश दे रहा हूँ कि आप लोगों से मिलिए। हम लोग ऐसे कोई बड़ा नाम समझ के नहीं कह रहे ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनसे हम क्यों मिले। हम लोग, मैं पीके हम्म। बनर्जी के पास चले जाते थे, कहते थे हम्म। कि जरा हम लोग को बताइए कि फुटबॉल में क्या क्या चल रहा है। वो ऐसी ऐसी चीज बताते थे। हम्म। गयासुद्दीन भाई थे, वो भी बिहार फुटबॉल के बड़े अच्छे अधिकारी थे, बड़े अच्छे जानकार थे। ये लोग हम लोग को बताते थे और हम लोग लिखते थे। बड़ी अच्छी चीजें उस समय हुई, और वो फुटबॉल टूर्नामेंट बहुत सफल हुआ। और हम्म। टाटा फुटबॉल एकेडमी है, टाटा में उसके लड़के थे, वो बिहार की तरफ से खेलते थे, बिहार चैंपियन हो गए। बड़ा आश्चर्य होता था कि इसमें बंगाली बोलने वाला भी लड़का है, गोवा का भी लड़का है, कहाँ कहाँ का है सब तो। बाद में खैर बिहार की टीम जीती, और पहली बार पहले पन्ने पे हम लोगों ने खेल की खबर वहां देखी थी, हम लोग को अखबार में लीड लगी थी। और फिर बड़ी मजेदार घटना हुई कि उस टीम से खेलने वाले लड़के भारत की ओर से खेले। कल्याण चौबे भारत का वाह। गोलकीपर रहा। दीपेंदु विश्वास जो कैप्टन था वो भारत का अच्छा सेंटर फॉरवर्ड हुआ, और रेनेडे सिंह अच्छे सेंटर फॉरवर्ड रहे। कल्याण चौबे और दीपेंदु विश्वास ने तो चुनाव भी लड़ा। दीपेंदु विश्वास तो, या कल्याण चौबे, दोनों में से कोई एक विधायक भी रहा, और सांसद का भी चुनाव इन लोगों ने बंगाल से लड़ा। तो जो वाह। पलामू आया वो बहुत ऊपर तक गया है। वाह। और वाह। एक वाह। चीज और, हमारे बंकिम बाबू की तो का ये कि मैंने क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी रिश्ता पलामू से रहा है। जी। हाँ, रविन्द्रनाथ जी। जी। टैगोर के दादाजी ने राजहरा कोलियरी खरीदी। तो पलामू में बहुत चीजें हैं, हम लोग आज जुटे हैं, और अच्छा करेंगे हम लोग। जी। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूँ ये तो मैं नहीं जानता। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि 2 पत्रकारों का साक्षात्कार करना, ये किसी जीवन में उपलब्धि से कम नहीं है मेरे लिए। तो इस उपलब्धि के साथ आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आज शेयर की है हमसे, बहुत सारी बातें बताई आपने पलामू के बारे में, पत्रकारिता के बारे में। मेरा विश्वास है कि जो भी लोग आज हमें सुने होंगे, वो बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे और बहुत सारे नई-नई जानकारी उनको मिली होगी। तो इस तरीके का जो भी आपका शोध है, आप इसको करते रहिए और हमें इसी तरीके से ज्ञान देते रहिए, हमारा ज्ञान उपार्जन होता रहे। और आप जैसा कि लोगों ने आपसे आग्रह किया, सुमन जी, आप अपनी किताब ज़रूर निकालिए।
जो कि पलामू के ऊपर है, ताकि लोग पलामू के विषय में पढ़ें। और अविनाश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरीके से हमें पलामू के बारे में आज अवगत कराया, मेन इस मीट खास करके आपने जो पत्रकारिता के विषय पर बहुत सारे पहलुओं के बारे में जो हमें समय दे करके हमें हमसे बात की। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे भी कभी अगर ऐसा संयोग हुआ तो हम ज़रूर आपसे को फिर से बुलाएँगे, और अपेक्षा रखते हैं कि आप हमेशा हमारे ये ठेठ पलामू के मंच पर ज़रूर आएँगे पुनः एक बार। धन्यवाद, धन्यवाद। 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 धन्यवाद आपका। हाँ, तो धन्यवाद, और जो भी लोग हमसे इस पिछले 1.5 घंटे से जुड़े रहे, बहुत सारी बातें हमने की। पत्रकारिता के पहलुओं पर बातें की, हमने पलामू को बहुत अच्छे से जाना, और आगे भी उम्मीद है कि हमें इसी तरीके से ज्ञान मिलता रहेगा। फिलहाल बतकही में इतना ही। आगे फिर से किसी एक ऐसे ही शख्सियत के साथ हम वापस हाज़िर होंगे, वापस मिलेंगे, वापस आपसे बात करेंगे। आपका प्रेम इसी तरीके से बना रहे, हमें आप प्रोत्साहन देते रहिए, और इस उत्साहवर्धन के लिए आप समूह का बहुत-बहुत धन्यवाद। करबद्ध नमन।